हेलो एवरीवन, दिस इज सीए सतीश सुरेखा और आज का हमारा ये वीडियो रेलेवेंट है फॉर ऑल द सीए इंटर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू टेक देयर एग्जाम्स इन May 2024 एंड ऑनवर्ड। देखिए, आप लोग अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने नया कोर्स, नया सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें इंटरमीडिएट लेवल पर हमारे पास 6 पेपर थे। ग्रुप 1 में 3 और ग्रुप 2 में भी 3 ही पेपर है एंड ईच सब्जेक्ट कैरीज 100 मार्क्स। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं टुवर्ड्स पेपर नंबर 6, जिसमें हम लोग एक नहीं 2 टॉपिक समझते हैं। पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका एग्जाम में वेटेज 50 मार्क्स का है और ये सतीश जालान सर पढ़ाते हैं, और दूसरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसका भी वेटेज एग्जाम में 50 मार्क्स का ही है और ये मैं आपको पढ़ाता हूं। पहले ओल्ड सिलेबस में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट EIS नाम के एक सब्जेक्ट के साथ क्लब होकर आता था, लेकिन अंडर न्यू कोर्स इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ जोड़कर आपके सामने रखा गया। ओल्ड कोर्स का जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कंटेंट था इट वाज इजी, बट नए कोर्स में और ज्यादा आसान कर दिया। मतलब आप एक बार पढ़ेंगे और तुरंत समझ में आएगा और याद भी तुरंत हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि अगर हमने पेपर नंबर 6 का बात करें तो इसमें 2 टॉपिक है, पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा प्रैक्टिकल पेपर है। प्रैक्टिकल पेपर कहने का मतलब यह हो गया कि हम लोग को इसमें सम्स वगैरह करना है, लेकिन जब हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पेपर है। मतलब कंटेंट रट्टा लगाना पड़ेगा। अब जहां पर रटने का बात आता है ना, स्टूडेंट्स का क्या होता है, इंटरेस्ट खो जाता है। भाई अपने तो रट सकते ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एकदम फोड़ फाड़ के पढ़ लेंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऊपरा ऊपरी देख लेंगे, और उस चक्कर में होता क्या है कि आप लोग एग्जामिनेशन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हो। मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी थ्योरेटिकल पेपर हो, उसके ये 5 स्टेप्स अगर आप बुरी शिद्दत से फॉलो करोगे, आराम से बहुत हाई स्कोर कर सकते हो आप। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बीइंग अ थ्योरेटिकल पेपर, इसमें देखिए हम लोग कैसे स्कोर करेंगे। देयर आर 5 स्टेप्स। सबसे पहला, हम लोग कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से करने वाले हैं। मतलब इस तरीके से हम लोग समझेंगे कि हम लोग सामने वाले को भी समझा सके, उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, हम लोग को रट्टा लगाना पड़ेगा, कंटेंट लर्न करना पड़ेगा और वही बुकिश लैंग्वेज आपको एग्जाम में लिखकर आना पड़ेगा। मन से लिखोगे तो सामने वाला भी मन से ही मार्क्स देगा। बुक का लिख कर आओगे तो बाई कंपल्शन उसको मार्क्स अच्छा देना पड़ेगा। अब क्या क्लास में हम लोग 100% कंटेंट लर्न कर लेंगे क्या? जी नहीं, ये इम्पॉसिबल है कि विद इन लिमिटेड क्लासेस, विद इन लिमिटेड टाइम फ्रेम मैं आपको 100% कंटेंट याद करा दूं। इंडिया का कोई भी टीचर नहीं करा सकता। हाँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं 60 to 70% कंटेंट आपको पूरा का पूरा याद करवा दूंगा। बैलेंस 30% कंटेंट जो है, उसमें उस लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि खुद एक बार पढ़ेगा और आपको याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो लर्निंग भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से होने वाली है, कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग भी हो गई। अब हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस केवल और केवल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का करना। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इतने हैं कि कर करके मन खुश हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं होने वाले। अब इंस्टीट्यूट के 3-4 मटेरियल होते हैं, वहीं से हम लोग को सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहला पार्शियल पेपर्स, दूसरा मॉक टेस्ट पेपर्स, तीसरा रिवीजन टेस्ट पेपर्स और आखिरी क्या आपका स्टडी मटेरियल। बस इतने ही क्वेश्चंस आपको देखने हैं। तो अंडरस्टैंडिंग हो गई, लर्निंग हो गई, क्वेश्चन भी कर दिया। अब रिविजन भी तो करना है। तो रिविजन कितना बार करें? देखो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। किसी स्टूडेंट को एक बार पढ़ते हो जाता है, किसी स्टूडेंट को 2 बार पढ़ के होता है, किसी को 3 बार पढ़ के होता है, किसी को 5 बार पढ़ के होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आइडियली 3 टाइम्स रिवीजन तो करना ही चाहिए। तो रिवीजन कितनी बार करेंगे हम लोग? 3 टाइम्स। अगर ये चारों स्टेप्स आप लोग पूरी शिद्दत से करोगे ना, तो 5वां स्टेप बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए, एग्जाम में वही स्टूडेंट हाई स्कोर कर सकता है जो 100% मटेरियल पढ़कर जाए। आप लोग अगर सिलेक्टिव स्टडी करके सोचोगे कि बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, तो यह इम्पॉसिबल है। सिलेक्टिव स्टडी करने से मार्क्स आने वाला नहीं है। 100% कंटेंट पढ़ना है और पहले ही दिन से यह अप्रोच बना लो कि एग्जाम के एक दिन पहले भी मैं 100% रिवीजन करके जाऊंगा। तो एग्जाम में जब आप लोग बैठोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होगा। तो यू नीड टू कंप्लीटली रिवाइज द एंटायर कोर्स डे बिफोर एग्जाम्स। ये मैंडेटरी है, कोई सिलेक्टिव स्टडी चलने वाला नहीं है। ठीक है? तो ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करना है: अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, क्वेश्चंस, रिवीजन एंड कंप्लीट रिवीजन ऑफ द एंटायर कोर्स डे बिफोर एग्जाम्स। ठीक है?
हमारे कोर्स में 5 चैप्टर्स है। सबसे पहला आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कुछ इंट्रोडक्शन मिलेगा, फिर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस आप इंटरनल एनवायरनमेंट समझोगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट समझोगे, स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस देखेंगे हम लोग, और फाइनली क्या आपका स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ये सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स है, 5 चैप्टर्स है, इसका मतलब इंप्लाइड है कि हर एक चैप्टर से आप 10 to 12 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। कहने का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल समझो कि चैप्टर 1 से अगर 12 मार्क्स का आया तो कोई एक चैप्टर से 8 मार्क्स का आ जाएगा। समझ पा रहे हो? मतलब ऑन एन एवरेज 10 to 12 मार्क्स आप हर एक चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब आप देख पा रहे हो कि चैप्टर नंबर 5 सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है इसलिए सबसे आसान है ये, वेरी 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 इजी, कुछ नहीं है इसमें। समझ पा रहे हो? अब हम लोग को एक डाउट आ रहा है कि आपने बहुत सारी बातें हमें बताई, अब ये बताइए कि क्या हम लोग को आपके साथ साथ कुछ लिखना है क्या? जी हां, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट। राइट मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं क्या करता हूं, लिख लिख कर याद कराता हूं। आपको भी साथ साथ में मेरे लिखना है और याद करना है, और फिर मैं बहुत बार बोलूंगा ताकि दिमाग में आपके सेट हो जाए। तो एक रफ टाइप का कॉपी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है? कोई भी डाउट अगर आपको आता है इन बिटवीन क्लासेस तो मैं आपको अपना नंबर दे दे रहा हूं 7980743464, 7980743464। कोई भी डाउट आपका आया आप मुझे मैसेज करोगे, कॉल नहीं करोगे, और मैसेज का रिप्लाई विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया? मोटा मोटी एक ओरिएंटेशन रिलेटेड जितनी बातें मुझे बतानी थी मैंने आपको बता दी। अब सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस पर्टिकुलर पेपर में क्या पढ़ने वाले हैं ये बताइए। ये पांचों चैप्टर में हमें क्या पढ़ाया जाएगा, इसका एक समराइजेशन हमें दीजिए। तो देखिए, इस पूरे सब्जेक्ट में हमें आपको पढ़ाना है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, और कुछ भी नहीं। अगर ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस आपको समझ में आ गया ना, तो ये पांचों चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं एकदम तुरंत दिमाग में घुसेगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ऐसा कुछ होता है एसएम प्रोसेस। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन कहां पे पहुंचना चाहती है, एक ऑर्गेनाइजेशन कहां पे पहुंचना चाहती है, यह होता है विजन। जहां पे वो ऑर्गेनाइजेशन पहुंचने की सोच रही है उसके लिए प्रेजेंटली अभी वो किन चीजों पर ध्यान दे रही है, प्रेजेंटली अभी वो क्या कर रही है, प्रेजेंटली अभी वो क्या कर रही है, ये होता है आपका मिशन। और विजन और मिशन के बीच में जो बेबी स्टेप्स एक ऑर्गेनाइजेशन लेती है उसे कहा जाता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले मैंने क्या कहा, एक ऑर्गेनाइजेशन कहां पे पहुंचना चाहती है, यह होता है विजन। जहां पे वो पहुंचने की सोच रही है उसके लिए प्रेजेंटली अभी वो किन चीजों पर ध्यान दे रही है, वो क्या कर रही है, यह होता है आपका मिशन। और विजन और मिशन के बीच में जो बेबी स्टेप्स होते हैं यह होता है आपका गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। इसका पूरा डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1 में। लेकिन फिर भी हमें एक बार भैया एग्जांपल देके बताइए कि विजन क्या है, मिशन क्या है, प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाइए। ये देखिए, टेस्ला कंपनी का विजन एंड मिशन स्टेटमेंट क्या है। टेस्ला का विजन ये है टू क्रिएट द मोस्ट कंपेलिंग कार कंपनी ऑफ द 21st सेंचुरी बाय ड्राइविंग द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। टू क्रिएट द मोस्ट कंपेलिंग कार कंपनी ऑफ द 21st सेंचुरी बाय ड्राइविंग द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मतलब ये चाहती है कि सारे डीजल कार, पेट्रोल कार हो जाए बंद और सारी की सारी गाड़ी किस पर चले, इलेक्ट्रिसिटी पर। यह है टेस्ला का विजन। मतलब वो कहां पे पहुंचना चाह रही है ये हम लोग पढ़ लिए, लेकिन जहां पे वो पहुंचने का सोच रही है उसके लिए प्रेजेंटली अभी वो क्या कर रही है, ये होता है मिशन। तो मिशन स्टेटमेंट क्या है, देखिए, टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके सारी की सारी दुनिया सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट में आ जाए, प्रेजेंटली अभी ये कर रही है वो। तो ये होता है टेस्ला का विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। क्या इसे समझने में अभी तक कोई दिक्कत आया क्या? नहीं। तो विजन मतलब आप कहां पे पहुंचने की सोच रहे हो, मिशन मतलब जहां पे आप पहुंचने की सोच रहे हो उसके लिए प्रेजेंटली अभी आप क्या कर रहे हो,
और विजन और मिशन के बीच में जो बेबी स्टेप्स रहते हैं उन्हें कहा जाता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पे पहुंचने की सोच रही है उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, कुछ स्ट्रैटेजीज का फॉर्मुलेशन करना पड़ता है। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी। पहला होता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। पहला क्या होता है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज में क्या क्या आते हैं ये हम लोग समझेंगे, रुकिए अपकमिंग क्लासेस में समझेंगे, काफी बड़ा टॉपिक है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। दूसरी स्ट्रैटेजी होती है आपकी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज में क्या क्या आता है ये भी हम लोग समझेंगे, थोड़ा रुकिए, काफी बड़ा टॉपिक है ये भी। तो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज कौन बनाते हैं, बिजनेस लेवल मैनेजर्स। सिमिलरली तीसरी स्ट्रैटेजी होती है फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। इसमें भी इसके एग्जांपल्स कुछ बताइए, समझेंगे हम लोग। इसे बनाते हैं फंक्शनल लेवल मैनेजर। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज के एग्जांपल्स बताइए, तो हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे बाद में। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर में कौन आते हैं, बिजनेस लेवल मैनेजर में कौन आते हैं और फंक्शनल लेवल मैनेजर में कौन आते हैं, ये भी अपकमिंग क्लासेस में इसका डिस्कशन होगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग इतना समझ में आया कि एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पे पहुंचने के लिए सोच रही है उसके लिए उन्हें स्ट्रैटेजीज का फॉर्मुलेशन करना पड़ता है। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। ठीक है। अब क्या वो ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट कर लेगी कि पहले थोड़ा इन्वायरमेंट को समझेंगी, पहले कुछ एनालिसिस होगा कि नहीं होगा, इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। तो पहले एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद स्ट्रेटजीज का फॉर्मुलेशन किया जाता है। अच्छा, जब ये इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की चर्चा हम लोग करेंगे तो इसमें बहुत सारे फ्रेमवर्क हम लोग समझने वाले हैं, जैसे कि पॉटर्स 5 फोर्सेस, फिर हम लोग समझेंगे BCG मैट्रिक्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे GE मैट्रिक्स, फिर हम लोग एंसॉफ मॉडल पढ़ेंगे। इस तरीके से काफी सारे फ्रेमवर्क हम लोग समझने वाले हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने एनालिसिस भी कर लिया, हम लोगों ने स्ट्रैटेजीज का फॉर्मुलेशन भी कर लिया, अब उस स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो चौथा स्टेप क्या है, स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करना। और जब आप एक स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करोगे तो 100% कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, तो उन गलतियों को इवेलुएट करके कंट्रोल करना, दिस इज आवर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन कहां पे पहुंचने का सोच रही है, ये होता है विजन। जहां पे वो पहुंचने के लिए सोच रही है उसके लिए प्रेजेंटली अभी वो किन चीजों पर ध्यान दे रही है, ये होता है मिशन। और विजन और मिशन के बीच में जो बेबी स्टेप्स लिया जाता है उन्हें कहा जाता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। मैं फिर से बता दे रहा हूं, गोल्स ऑब्जेक्टिव एक नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसके बारे में भी चर्चा होगी बाद में, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है, अब अपने विजन को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, स्ट्रैटेजीज का फॉर्मुलेशन करती है। बट क्या डायरेक्टली स्ट्रैटेजीज का फॉर्मुलेशन होता होगा कि पहले एनालिसिस किया जाता होगा इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। तो पहले एनालिसिस किया जाता है, फिर स्ट्रैटेजीज का फॉर्मुलेशन होता है, उसके बाद उन स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट किया जाएगा और फाइनली स्ट्रैटेजी का इवैल्यूएशन और कंट्रोल की चर्चा होगी। ठीक है, अब ये पांचों के पांचों चैप्टर्स को मैं क्या कर रहा हूं, कनेक्ट कर दे रहा हूं इस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये कंप्लीट विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, मिशन हम लोग चैप्टर 1 में इसका चर्चा करेंगे। इसके बाद आप लोग एनालिसिस देख पा रहे हो, एक इंटरनल इन्वायरमेंट का और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। तो देखो, एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हम लोग चैप्टर नंबर 2 में इसका चर्चा करेंगे। एनालिसिस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट में इसका चर्चा होगा चैप्टर नंबर 3 में। देखिए, इंटरनल इन्वायरमेंट का एनालिसिस हम लोग चैप्टर नंबर 3 में करेंगे। फिर स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस हम लोग पढ़ेंगे यहां पे, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज की डिटेल में चर्चा होगी। फिर आ जाते हैं हम लोग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो यहां पर ढूंढो इंप्लीमेंटेशन कहां लिखा हुआ है, देखो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन। तो ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में।
ठीक है, पांचों चैप्टर्स को मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस से कनेक्ट कर दिया। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का एक इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट refers to the managerial process of DSCII। देखो ये क्या है, मैंने न्यूमेरिक लिखा है, D फॉर डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, S फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, C फॉर क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी, I फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड इवेलुएटिंग द स्ट्रेटेजी, एंड I फॉर इनिशिएटिव करेक्टिव एडजस्टमेंट्स वेरेवर डीम्ड अप्रोप्रिएट। अब एक बात को समझो, किसी भी कंटेंट को याद करने का सबसे रद्दी तरीका है, सबसे घटिया तरीका है ये न्यूमेरिक्स बनाना। तो आप किस लिए यूज कर रहे हैं, तो पूरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कोर्स में मैं 3 से 4 जगह न्यूमेरिक्स यूज करूंगा, मेट भी 4-5 जगह हो जाए, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ये पांचों न्यूमेरिक्स बार बार बोल के रिपीट करा के उसके दिमाग में याद करवा दूंगा, इतना याद करवा दूंगा कि ये न्यूमेरिक आप लोग भूल ही जाओगे, कि DSCII बोल के आप लोग याद ही नहीं रखोगे, आप लोगों को ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। D फॉर डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक विजन, S for setting objective, C for crafting strategy, I for implementing and evaluating the strategy, and finally I for क्या है, initiative corrective adjustments wherever deemed appropriate। बेसिकली मेरा लर्निंग कराने का जो वे रहेगा वो होगा स्टोरी फॉर्म में, और वो स्टोरी पूरा का पूरा कंसेप्ट से रिलेटेबल होगा। जो आप लोग याद करोगे तो बस आपको समझ में आएगा कि मैं अभी क्या बोलना चाह रहा हूं। पूरा कंटेंट बहुत ज्यादा आसान है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट इजी एंड वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पेपर है। बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको सिर्फ एक काम करना है, शिद्दत से सिर्फ क्लासेस कंप्लीट कर लो, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो द टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन। डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, देखो यहां पर विजन है कि नहीं है। इसके बाद सेटिंग ऑब्जेक्टिव, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आ गया। क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजीज को क्राफ्ट भी कर लिया, फिर उन स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट करने के बाद उसे इवैल्यूएट किया, और इवैल्यूएट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करने का मतलब ही हो गया कि करेक्टिव एडजस्टमेंट्स वेरेवर डीम्ड अप्रोप्रिएट। समझ में आ रहा है? तो द टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ DSCII। D फॉर डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, S फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव, C for crafting a strategy, I for implementing and evaluating the strategy, फिर I for क्या हो गया, initiative corrective adjustments wherever deemed appropriate। मेरे साथ साथ बोलिए, चलिए। The term strategic management refers to the managerial process of, it refers to the managerial process of DSCII, DSCII, DSCII। D for developing a strategic vision, S for setting objectives, C for crafting a strategy, फिर आई फॉर क्या हो गया, इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग द स्ट्रेटेजी, और फाइनली आई मतलब क्या हो गया, इनिशिएटिव करेक्टिव एडजस्टमेंट्स वेरेवर डीम्ड अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो ये अपना एक इंट्रोडक्शन हुआ तैयार। अब आ जाइए मॉड्यूल में। मॉड्यूल में आप लोग देख पा रहे हैं अपने पास 5 चैप्टर है। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की बात हो रही है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा हो रही है। इसका एक टॉपिक जो बहुत जरूरी है आपको शुरुआत में ही पढ़ाना, वो है हम लोगों का माइकल पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल, जिसे पढ़ाने में मुझे 2 क्लास लगेगा। और आफ्टर 2 क्लासेस, जब आप लोग पूरा का पूरा 2 क्लास कर लोगे, इस कंटेंट को रिवाइज करने में आपको लगेगा 3 मिनट, उससे ज्यादा लगने वाला ही नहीं है। तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये, बहुत ही ज्यादा आसान है। एक बार पढ़ोगे, एक बार समझोगे, याद हो जाएगा, कोई टेंशन का दरकार नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक मैं याद करा दूंगा, सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनते चले जाना। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, माइकल पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक ऐसा कंसेप्ट हम लोगों को डिस्कशन करना पड़ेगा जिसके बारे में डिटेल्ड में आपके मैट में नहीं लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में उसकी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन उसका मतलब मेंशन किया गया, जैसे स्विचिंग कॉस्ट इज हाई, स्विचिंग कॉस्ट इज लो, बस इतना लिखा गया। लेकिन स्विचिंग कॉस्ट क्या होता है पहले ये तो समझाना पड़ेगा ना आपको। तो माइकल पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल समझाने से पहले मुझे आपको एक कंसेप्ट समझाना है जिसका नाम क्या है, स्विचिंग कॉस्ट क्या होता है। स्विचिंग कॉस्ट क्या होता है, क्या इसके बारे में डिटेल डिस्कशन
आपके मॉड्यूल में है क्या? जी नहीं। बट दिस कंसेप्ट हम लोग को समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। So we are starting with Michael Porter's 5 forces model. चलिए लेकर प्रभु का नाम, we are starting with our first topic, Michael Porter's 5 forces model, जिसके लिए हम लोग स्विचिंग कॉस्ट समझने जा रहे हैं। तो स्विचिंग कॉस्ट क्या होता है, एक बार थोड़ा पढ़कर देखते हैं। स्विचिंग कॉस्ट इज अ टर्म दैट सम्स अप द कॉस्ट दैट अ कस्टमर हैज टू इनकर। स्विचिंग कॉस्ट इज अ टर्म that sums up the cost that a customer has to incur in order to switch between brands, in order to switch between products, in order to switch between services, in order to change supplier for a particular product. These costs are primarily represented in monetary terms, that is financial cost. लेकिन यह इंक्लूड करता है टाइम कॉस्ट, एफर्ट कॉस्ट और कन्वीनियंट कॉस्ट। पढ़कर देखिए, कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हूं आपको समझ में आया। सो देयरफॉर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं और वो एग्जांपल से ऐसे दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, तो चलिए। तो ये एक हीरो लाल है जिसका नाम है रजत। रजत के पास एचपी का लैपटॉप है, इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड। अब रजत क्या है, आज तक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करता है। ही इज फेमिलियर यूजिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रजत से मैंने कहा कि भाई एक काम कर, तू एप्पल का लैपटॉप क्यों नहीं परचेज कर लेता है, तू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से स्विच कर जा मैक ओएस में। तो रजत बोलता है सुनिए, एप्पल का लैपटॉप का दाम बहुत है, ये जो चीज मुझे 50,000 में दे रहा है इसके लिए मुझे माइट भी 1 लाख रुपए देना पड़े, तो मैं कह रहा हूं तू 50,000 ही दे, बट तू मैक ओएस पे स्विच कर जा। अब क्या हो गया, दाम सिमिलर हो गया। एचपी का लैपटॉप का दाम भी 50,000, एप्पल का लैपटॉप का दाम भी 50,000। अब तो स्विच करने में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। लेकिन रजत बोलता है मैं फिर भी स्विच नहीं करूंगा। किस लिए स्विच नहीं करेगा भैया, समझा तो सही। बोलता सुन, मैं फेमिलियर हूं यूजिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर मैं मैक ओएस में स्विच कर जाता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसे सीखने के लिए, मुझे एफर्ट भी देना पड़ेगा, और मैं ज्यादा कन्वीनियंट इसे यूज करने के लिए हूं तो मुझे कन्वीनियंस कॉस्ट भी तो लगेगा। अब यह बात हमको लॉजिकल लगा। इसका मतलब यह हो गया कि स्विच करने का जो डिसीजन होता है, क्या वो केवल और केवल फाइनेंशियल कॉस्ट के बेसिस पर होता है क्या? फाइनेंशियल कॉस्ट के बेसिस पर नहीं है। देखिए, एचपी का लैपटॉप का दाम भी 50,000, एप्पल का लैपटॉप का दाम भी 50,000, फिर भी रजत बोल रहा है हम स्विच नहीं करेंगे। सिंस मैक ओएस सीखने के लिए मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, मुझे ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा और कन्वीनियंट कॉस्ट भी लगेगा। तो देयरफॉर क्या रजत स्विच कर रहा है क्या? जी नहीं। समझ में आ रहा है? तो स्विचिंग कॉस्ट दैट इज, आप स्विच करने का जो डिसीजन लेते हो, क्या वो केवल और केवल फाइनेंशियल कॉस्ट के बेसिस पर लेते हो क्या? जी नहीं। हम लोग फाइनेंशियल कॉस्ट के साथ साथ टाइम कॉस्ट भी देखते हैं, हम लोग एफर्ट कॉस्ट भी देखते हैं और हम लोग कन्वीनियंस कॉस्ट भी देखते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 1। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 में। तो ये बंदा, इसका नाम है राम। अब राम के सामने एक ग्रोसरी स्टोर है जिसमें सारे के सारे आइटम्स मिलते हैं, और उस ग्रोसरी स्टोर का नाम क्या है? रिलायंस फ्रेश। बट ये थोड़ा महंगा है, ई फॉर एक्सपेंसिव। मतलब यहां पर कोई आइटम माइट भी 100 रुपए का मिलता है, तो 5 किलोमीटर दूर एक और ग्रोसरी स्टोर है जिसका नाम क्या है? स्पेंसर। यहां पर भी सारे के सारे आइटम मिलते हैं, बट ये थोड़ा सस्ता है। यहां पर जो चीज 100 रुपए का मिलता है, माइट भी यहां चीज वो चीज 98 में मिल जाए। समझ में आ रहा है? बट एक चीज समझ लो, रिलायंस फ्रेश घर के सामने है, स्पेंसर घर से दूर है। अब राम से कहा गया कि भाई एक काम कर, तू स्पेंसर से शॉपिंग क्यों नहीं करता है? रिलायंस फ्रेश में सामान थोड़ा महंगा मिलता है, स्पेंसर में सामान सस्ता मिलता है। वो बोलता है नहीं, हम रिलायंस फ्रेश से ही लेंगे। समझो बात को, रिलायंस फ्रेश में सामान महंगा है 100 रुपया, स्पेंसर में सामान सस्ता है 98 रुपीज। मैंने राम से कहा कि तू रिलायंस फ्रेश के जगह स्पेंसर से शॉपिंग कर ले। वो बोलता है नहीं, स्पेंसर 5 किलोमीटर दूर है, मुझे 5 किलोमीटर ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, मेरा एफर्ट ज्यादा लगेगा और मेरा कन्वीनियंस ज्यादा रिलायंस फ्रेश से ही है क्योंकि वो मेरे घर के सामने है।
तो एक बात बताओ, क्या आपके दिमाग में यह बात फ्रीज हुआ कि नहीं हुआ कि अगर आप किसी एक ब्रांड से किसी दूसरे ब्रांड, किसी एक प्रोडक्ट से किसी दूसरे प्रोडक्ट, देखिए यहां पर किसी एक ब्रांड से किसी दूसरे ब्रांड, किसी एक प्रोडक्ट से किसी दूसरे प्रोडक्ट, किसी एक सर्विस से किसी दूसरे सर्विस, या फिर किसी एक सप्लायर से किसी दूसरे सप्लायर में स्विच करने का जो डिसीजन होता है, क्या वो केवल और केवल फाइनेंशियल कॉस्ट के बेसिस पर होता है? क्या जी नहीं, फाइनेंशियल कॉस्ट के साथ साथ टाइम कॉस्ट भी है, एफर्ट कॉस्ट भी है और कन्वीनियंस कॉस्ट भी है। और इन चारों के चारों कॉस्ट को समूह को ही स्विचिंग कॉस्ट कहा जाता है। यह एक मिसकंसेप्शन है कि स्विच करने का जो डिसीजन लिया जाता है वो केवल और केवल फाइनेंशियल कॉस्ट के बेसिस पर लिया जाता है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फाइनेंशियल कॉस्ट के साथ साथ टाइम कॉस्ट है, एफर्ट कॉस्ट है और क्या है, कन्वीनियंस कॉस्ट भी है। तो स्विचिंग कॉस्ट सम्स अप द कॉस्ट दैट अ कस्टमर हैज टू इनकर in order to switch between brands, in order to switch between products, in order to switch between services, and in order to change supplier for a particular product. इसके अंदर फाइनेंशियल कॉस्ट के साथ साथ टाइम कॉस्ट है, एफर्ट कॉस्ट है और क्या है, कन्वीनियंस कॉस्ट भी है। एक बार फिर से देखो, स्विचिंग कॉस्ट इज अ टर्म that sums up the cost that a customer has to incur in order to switch between brands, in order to switch between products, in order to switch between services, and in order to change supplier for a particular product. These costs are primarily represented in monetary terms. मतलब ये मिसकंसेप्शन है कि स्विच करने का जो डिसीजन है वो केवल और केवल हम लोग फाइनेंशियल कॉस्ट के बेसिस पर ही लेते हैं। ऐसा नहीं है, फाइनेंशियल कॉस्ट कंसिडरेशन में है, लेकिन फाइनेंशियल कॉस्ट के साथ साथ टाइम कॉस्ट है, एफर्ट कॉस्ट है और कन्वीनियंट कॉस्ट भी है। तो ये होता है आपका स्विचिंग कॉस्ट। समझ में आया? अब हम लोग थोड़ा चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक कंपनी है जिसका एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए। इस कंपनी के फॉर एग्जांपल समझो 3 कस्टमर है, राम, श्याम और हरि। कंपनी के कितने कस्टमर है? 3 कस्टमर, राम, श्याम और हरि। अच्छा, अब कंपनी ए का कॉम्पिटिटर है कंपनी बी। अब कंपनी बी का प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट बी। मुझे एक बात बताओ, क्या कंपनी ए ये कभी भी चाहेगा क्या कि उसके जो कस्टमर्स है राम, श्याम, हरि, ये कंपनी बी के पास चले जाए? कंपनी ए ये कभी भी चाहेगा कि उसके कस्टमर्स कंपनी बी के पास चले जाए? जी नहीं, कभी भी नहीं। तो क्या ऐसे ही कस्टमर्स उससे लॉयल रहेंगे? क्या ऐसे ये तीनों के तीनों कस्टमर्स कंपनी ए से लॉयल रहेंगे कि कंपनी ए को कुछ करना पड़ेगा? तो कंपनी ए क्या करता है, कुछ स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करता है, जिसमें सबसे पहला है ब्रांड हैमरिंग, दूसरा है एग्जिट फीस और तीसरा क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये तीनों स्ट्रैटेजीज लगाकर, स्ट्रैटेजीज और भी हो सकती है, लेकिन मैं आपके सामने केवल और केवल एक बार ये 3 स्ट्रैटेजीज प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये 3 स्ट्रैटेजीज लगाकर कंपनी ए बहुत हद तक ये इंश्योर कर लेगा कि उसके कस्टमर उसके प्रति लॉयल रहे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंपनी ए ये 3 स्ट्रैटेजीज लगाकर बहुत हद तक ये इंश्योर कर लेगा कि उसके जो कस्टमर्स है राम, श्याम, हरि, उसके प्रति लॉयल रहे, मतलब कंपनी ए के प्रति लॉयल रहे। ठीक है, तो सवाल अब ये उठता है कि ब्रांड हैमरिंग क्या होता है, एग्जिट फीस लगाकर कैसे लॉयल्टी कस्टमर्स का जीता जाता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से कैसे कस्टमर का लॉयल्टी जिया जाता, कैसे कस्टमर्स का लॉयल्टी जीता जाता है, ये हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी क्या है, ब्रांड हैमरिंग। देखिए, ब्रांड हैमरिंग अगर मैं आपसे पूछूं चिप्स, चिप्स वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आपके दिमाग में लेज आ रहा होगा। पेप्सी को कंपनी का एक प्रोडक्ट है लेज। मतलब सोचो एक बात को कि हम लोग के ब्रेन में चिप्स का नाम सुनते ही लेज, और भी तो बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, लेकिन वो कोई ध्यान में नहीं आते। चिप्स का मतलब लेज, लेज का मतलब चिप्स। तो एक बात बताओ, क्या आप लोग पेप्सी को कंपनी के प्रति लॉयल हो गए कि नहीं हो गए?
और ये लॉयल्टी कैसे आया? क्योंकि कंपनी ने बहुत स्ट्रांगली एडवर्टीजमेंट करके हम कस्टमर्स के दिमाग में ब्रांड हैमर करके रखा है कि आप लोग चिप्स का नाम सुनते ही लेज दिमाग में रहे, आप लोग कोई और प्रोडक्ट के बारे में सोचा ही नहीं। तो क्या हम सारे के सारे कस्टमर्स, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड, पेप्सी को कंपनी के प्रति लॉयल हो गए कि नहीं हो गए? कंपनी ने कौन सा स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया? ब्रांड हैमरिंग। इनमें सैफ अली खान ऐड में आता है, सुंदर सुंदर लड़की लोग होती है, सब कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर सा लगता है। तो वो ब्रांड हैमरिंग करके आपने कस्टमर का लॉयल्टी जीत लिया कि नहीं जीत लिया? तो दिस इज आवर फर्स्ट स्ट्रेटेजी। इसके बाद आ जाइए दूसरी स्ट्रेटेजी में, जिसका नाम है एग्जिट फीस लगाना। अब एग्जिट फीस लगाने का मतलब क्या हो गया, समझो। फॉर एग्जाम्पल, सतीश ने एयरटेल कनेक्शन लिया, ठीक है। अब कंपनी ने क्या कहा कि सर आपको 1 साल तक एयरटेल कनेक्शन से ही जुड़े रहना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। 1 साल तक ही इस कनेक्शन से जुड़े रहना पड़ेगा। अगर 1 साल के बीच में आप किसी और सर्विसेज में स्विच कर जाते हो तो आपको 5,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। मतलब आप क्या बोल रहे हो कि अगर आप एयरटेल से फॉर एग्जांपल जियो में एग्जिट कर जाते हो, एयरटेल छोड़कर, एयरटेल से एग्जिट करके आप जियो में घुस जाते हो, तो आपको एग्जिट फीस देनी पड़ेगी, और वो कितनी है? 5,000 रुपए। तो मुझे एक बात बताओ, वो 5,000 के चक्कर में मैं 1 साल तक एयरटेल से ही जुड़ा रहूंगा कि नहीं रहूंगा? तो मैं लॉयल हो गया कि नहीं हो गया टुवर्ड्स एयरटेल कंपनी? तो ये होती है अपनी दूसरी स्ट्रेटेजी। पहली स्ट्रेटेजी क्या थी? ब्रांड को हैमर करो। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? आप एग्जिट फीस लगा दो। और तीसरी स्ट्रेटेजी क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट कोई एकदम हटके बना दो। जैसे कि एप्पल कंपनी करता है, एकदम अलग ही टाइप का प्रोडक्ट रहता है वो। एक बार जो कस्टमर एप्पल का प्रोडक्ट यूज कर लिया, वो छोड़ता ही नहीं है। मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, यूनिक प्रोडक्ट बना दो एकदम। तो इससे क्या, ऑब्वियसली आप उस कंपनी के प्रति लॉयल हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? तो ये 3 स्ट्रेटेजीज जो हम लोग देख पा रहे हैं, ब्रांड हैमरिंग, एग्जिट फीस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये तीनों स्ट्रेटेजी कंपनी ए अगर लगा दे तो उसके जो कस्टमर है राम, श्याम और हरि, सारे के सारे कंपनी ए के प्रति लॉयल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सो देयरफॉर अब ये पूरा स्टेटमेंट को रीड करो कि कंपनी ए ने ये 3 स्ट्रेटेजीज लगा के राम, श्याम, हरि, मतलब उनके जो कस्टमर्स हैं उनको बांध दिया। बांध दिया का मतलब क्या होता है कि ये तीनों कस्टमर टुवर्ड्स कंपनी ए लॉयल हो गए। ये अपना है स्टेटमेंट नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2। चाहे मैं ये कहूं एक ही बात है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, मैंने अभी आपको स्टेटमेंट नंबर 1 रीड करवाया और अब मैं आपको स्टेटमेंट नंबर 2 रीड करवा रहा हूं, और दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि कंपनी ए ने ये तीनों स्ट्रेटेजीज, दैट इज ब्रांड हैमरिंग, एग्जिट फीस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लगाकर क्या किया? अपने स्विचिंग कॉस्ट को हाई कर लिया। अब ये क्या लिखा हुआ है भैया, ये समझ में नहीं आया? तो यही हम लोग समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ हाई स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट हाई होने का मतलब क्या है? स्विचिंग कॉस्ट हाई होने का मतलब यह होता है कि स्विचिंग कॉस्ट इज मोर देन बेनिफिट अचीव। और स्विचिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है? फाइनेंशियल कॉस्ट, टाइम कॉस्ट, एफर्ट कॉस्ट और कन्वीनियंस कॉस्ट। यही तो था, देखिए, फाइनेंशियल कॉस्ट, टाइम कॉस्ट, एफर्ट कॉस्ट और कन्वीनियंट कॉस्ट। हम लोग समझ क्या रहे हैं स्विचिंग कॉस्ट हाई होने का क्या मतलब है? तो इसका एक सिंपल इक्वेशन है, स्विचिंग कॉस्ट इज मोर देन बेनिफिट अचीव। अब ये जो एग्जांपल्स हम लोगों ने समझे थे, इसी को रिलेट करके मैं ये आपको समझाऊंगा, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि राम जो है वो विंडोज से मैक ओएस में स्विच नहीं करेगा। राम जो है वो विंडोज से मैक ओएस में स्विच नहीं करेगा। तो ये जो डिसीजन वो ले रहा है वो ऐसी हवा में ले रहा है कि उसके दिमाग में एक तराजू बन रहा है। वो क्या देख रहा है कि मेरा क्या कॉस्ट लगेगा, मुझे क्या बेनिफिट अचीव होगा।
क्योंकि एचपी का लैपटॉप का दाम भी 50,000 ही है और एप्पल का लैपटॉप का दाम भी 50,000 ही है, देयरफॉर फाइनेंशियल कॉस्ट तो कंसिडरेशन में नहीं आएगा। स्विचिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है? फाइनेंशियल कॉस्ट, टाइम कॉस्ट, एफर्ट कॉस्ट और कन्वीनियंट कॉस्ट। तो फाइनेंशियल कॉस्ट तो कंसिडरेशन में नहीं आएगा सिंस एचपी का लैपटॉप का दाम भी 50,000 और एप्पल का लैपटॉप का दाम भी 50,000, सो देयरफॉर इसे हटाओ। अच्छा, अगर मैं विंडोज से मैक ओएस में स्विच कर जाऊं तो क्या मेरा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा उसे सीखने के लिए? मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा और कन्वीनियंट कॉस्ट भी है। और अगर मैं स्विच कर रहा हूं तो मुझे बेनिफिट क्या अचीव हो रहा है? ऑब्वियस सा बात है, एप्पल का डिवाइसेस का सिक्योरिटी बहुत अच्छा है एंड एप्पल डिवाइसेस आर कंपैटिबल विद अदर एप्पल डिवाइसेस। तो उसने देखा कि मेरा कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है और जितना मेरा खर्चा लग रहा है उसके मुकाबले मुझे बेनिफिट अचीव उतना नहीं हो रहा है। ऑल्दो ये डिसीजन वेरी कर सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मैं अपना ही बात कर रहा हूं, ठीक है? तो क्या स्विचिंग कॉस्ट इज मोर देन बेनिफिट अचीव्ड? हाँ, सो देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाई स्विचिंग कॉस्ट। हाई स्विचिंग कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि स्विचिंग कॉस्ट इज मोर देन बेनिफिट अचीव। रजत ने देखा कि मेरा खर्चा ज्यादा लग रहा है और उसके मुकाबले मुझे उतना बेनिफिट अचीव नहीं हो रहा है, देयरफॉर मैं स्विच नहीं करूंगा। ये तो था अपना एग्जांपल नंबर 1 ऑफ हाई स्विचिंग कॉस्ट। अब आते हैं अपने एग्जांपल नंबर 2 में। इस बंदा का नाम क्या था? राम। राम से कहा गया तू रिलायंस फ्रेश से शॉपिंग कर लेना, तू स्पेंसर क्यों जाता है? तो उसने भी क्या किया, दिमाग में एक तराजू बनाया, स्विचिंग कॉस्ट बेनिफिट अचीव्ड। देखिए, अगर राम रिलायंस फ्रेश से छोड़कर स्पेंसर में स्विच करे तो उसका 2 रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यहां पर उसका 2 रुपया सेव होगा, ठीक है? लेकिन 5 किलोमीटर दूर है स्पेंसर, तो वो ट्रेवल करने में उसका टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, एफर्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, और कन्वीनियंस भी ज्यादा उसको स्पेंसर में ही है, कन्वीनियंस कॉस्ट भी है यहां पे। तो उसने देखा कि मेरा कॉस्ट ज्यादा लग रहा है और उसके मुकाबले मुझे उतना बेनिफिट अचीव हो ही नहीं रहा, तो क्या वो स्विच करेगा? क्या जी नहीं। तो ये भी एग्जांपल किसका है? ऑफ हाई स्विचिंग कॉस्ट। तो स्विचिंग कॉस्ट हाई क्या होता है उसका मतलब समझ में आया कि नहीं है आपको? जी हां, हाई स्विचिंग कॉस्ट का मतलब हो गया स्विचिंग कॉस्ट इज मोर देन बेनिफिट अचीव। अब लोग ये स्टेटमेंट समझते हैं, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। कंपनी ए ने ये 3 स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करके, ब्रांड हैमरिंग, एग्जिट फीस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये तीनों स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करके मुझे एक बात बताओ, अपना स्विचिंग कॉस्ट को हाई कर लिया कि नहीं कर लिया? और अगर स्विचिंग कॉस्ट हाई हो गया तो क्या कंपनी, क्या कस्टमर उस कंपनी के प्रति लॉयल हो गया कि नहीं हो गया? आज एक बात को समझो, एक प्रोडक्ट एकदम हटके है तो कस्टमर दूसरा में स्विच करेगा ही नहीं। दूसरा एग्जांपल देखो कि मैंने एयरटेल कनेक्शन लिया, अगर मैं छोड़ूंगा तो मुझे 5,000 रुपए देना पड़ेगा, तो मैं 5,000 रुपए मेरे लिए मैटर करता है कि नहीं करता है? डेफिनेटली करता है। तो कंपनी ने स्विचिंग कॉस्ट को हाई कर लिया कि नहीं कर लिया? कि क्योंकि कस्टमर सोचेगा कि मेरा इतना कॉस्ट लग रहा है, मुझे इतना बेनिफिट अचीव हो रहा है, तो उसे दिख रहा है मेरा कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, बेनिफिट अचीव कम हो रहा है, तो वो स्विच क्यों करेगा? सो देयरफॉर चाहे मैं ये स्टेटमेंट कहूं चाहे मैं ये स्टेटमेंट कहूं, एक ही बात है। कंपनी ए ने ये तीनों स्ट्रेटेजीज, दैट इज ब्रांड हैमरिंग, एग्जिट फीस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लगाकर अपना स्विचिंग कॉस्ट को हाई कर लिया कि नहीं कर लिया? तो क्या ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको समझ में आए? तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि किसी एक ब्रांड से किसी दूसरे ब्रांड, किसी एक प्रोडक्ट से किसी दूसरे प्रोडक्ट, किसी एक सर्विस से किसी दूसरे सर्विस, या फिर किसी एक सप्लायर से किसी दूसरे सप्लायर में जो स्विच करने का डिसीजन होता है, क्या वो केवल और केवल फाइनेंशियल कॉस्ट के बेसिस पर होता है क्या? जी नहीं, फाइनेंशियल कॉस्ट के साथ साथ टाइम कॉस्ट भी है, एफर्ट कॉस्ट भी है और कन्वीनियंट कॉस्ट भी है। और इन चारों के चारों कॉस्ट के समूह को ही स्विचिंग कॉस्ट कहा जाता है। और हम यह भी जानते हैं कि स्विचिंग कॉस्ट आपका हाई भी हो सकता है। हाई होने का मतलब क्या हो गया कि स्विचिंग कॉस्ट इज मोर देन बेनिफिट अचीव,
जिसके लिए कंपनी 3 स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एग्जिट फीस लगा देना, और क्या है आपका तीसरा क्या था, ब्रांड हैमर करना। इतना हम लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जिस तरीके से स्विचिंग कॉस्ट आपका हाई हो सकता है, सिमिलरली उस तरीके से स्विचिंग कॉस्ट आपका लो भी हो सकता है। अब हाई स्विचिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? स्विचिंग कॉस्ट इज मोर देन बेनिफिट अचीव। सिमिलरली लो स्विचिंग कॉस्ट का मतलब क्या होगा? स्विचिंग कॉस्ट इज लेस देन बेनिफिट अचीव। अब इसको भी भैया एक एग्जांपल से समझाइए हमें। तो देखिए, एग्जांपल ऑन लो स्विचिंग कॉस्ट, समझिए बहुत आसान कंसेप्ट है ये। हम लोगों ने देखा हाई स्विचिंग कॉस्ट का मतलब हो गया कि स्विचिंग कॉस्ट इज मोर देन बेनिफिट अचीव्ड। सिमिलरली लो स्विचिंग कॉस्ट का मतलब क्या होगा? कि स्विचिंग कॉस्ट इज लेस देन बेनिफिट अचीव्ड। इसी को हम लोग को एक एग्जांपल से समझना है। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं कोलकाता टू दिल्ली जाना चाहता हूं फ्लाइट से, और ट्रैवल टाइम ऑब्वियसली 2 घंटे का ही रहता है। 2 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाओगे। मैंने क्या किया, मेक माई ट्रिप खोला, वहां पर स्पाइस जेट और इंडिगो एयरलाइंस दोनों का फेयर चेक किया। स्पाइस जेट में फॉर एग्जांपल भाड़ा है 9,800 और इंडिगो में भाड़ा है 9,700। मुझे एक बात बताओ, आप लोग कौन सी एयरलाइन को प्रेफर करोगे? ऑब्वियस सा बात है, हम लोग इंडिगो एयरलाइन में ही जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि इन्होंने अपना भाड़ा कर दिया 9,600 और इसका अभी तक 9,700 ही है। अब आप लोग किस में जाओगे? आप लोग जाओगे स्पाइस जेट में। मतलब 100 रुपया के लिए, 100 रुपीज के लिए आप लोग इंडिगो को छोड़कर स्पाइस जेट में आ गए। तो यहां पर स्विच आप फाइनेंशियल कॉस्ट के बेसिस पर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जी हां कर रहे हैं। नहीं, यही गलत है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट के बेसिस पर स्विच नहीं करते हो। एकदम गांठ मार लो इस बात पर। लेकिन देखकर तो भैया यही लग रहा है कि 100 रुपया फेयर कम हुआ और हम लोग इंडिगो को छोड़कर स्पाइस जेट में आ गए। जी नहीं। देखो, मुझे एक बात बताओ, स्पाइस जेट में टिकट बुक करने के लिए और इंडिगो में टिकट बुक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्या? जी नहीं। बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा क्या? जी नहीं। कोई कन्वीनियंट बहुत ज्यादा है क्या? ऐसा कुछ स्पाइस जेट दे देता है क्या जो इंडिगो नहीं देता है? या इंडिगो कुछ ऐसा देती है स्पाइस जेट ना दे? ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब आराम से स्विच कर लोगे। 100 रुपया भी अगर आपका बच रहा है तो हम क्यों जाएंगे भैया इंडिगो से? हम स्पाइस जेट से जाएंगे, क्योंकि हमको टिकट बुक करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा नहीं, बहुत आसानी से कहीं पर भी टिकट बुक हो जाता है। तो स्विच करने का जो डिसीजन होता है वो हमेशा 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 आप लोग फाइनेंशियल कॉस्ट, टाइम कॉस्ट, एफर्ट कॉस्ट और कन्वीनियंस कॉस्ट चारों देखते हो। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, आपने देखा कि स्विचिंग कॉस्ट मेरा कितना लग रहा है, बेनिफिट अचीव मेरा कितना हो रहा है। मेरा बेनिफिट अचीव फॉर एग्जांपल 100 रुपया भी हो रहा है तो मेरा टाइम कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं, कुछ खास टाइम लगता नहीं है। देयर आर न्यूमरस ऑनलाइन वेबसाइट्स, कहीं से भी आप बुक कर लो, बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगेगा और कन्वीनियंस रिलेटेड भी कोई इशू नहीं है। तो यहां पर क्या स्विचिंग कॉस्ट इज लेस देन बेनिफिट अचीव्ड है कि नहीं है? तो यह है एग्जांपल आपका लो स्विचिंग कॉस्ट का। तो विद रिगार्ड टू स्विचिंग कॉस्ट मुझे जितना भी आपको बताना था मैंने सब कुछ बता दिया है। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने कहा कि अगर आप किसी एक ब्रांड से किसी दूसरे ब्रांड, किसी एक प्रोडक्ट से किसी दूसरे प्रोडक्ट, किसी एक सर्विस से किसी दूसरे सर्विस, या किसी एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर में जो स्विच करने का डिसीजन होता है, क्या वो केवल और केवल फाइनेंशियल कॉस्ट के बेसिस पर होता है क्या? जी नहीं। फाइनेंशियल कॉस्ट के साथ साथ टाइम कॉस्ट भी है, एफर्ट कॉस्ट भी है और कन्वीनियंस कॉस्ट भी है। और इन चारों के चारे कॉस्ट के समूह को ही क्या कहा जाता है? स्विचिंग कॉस्ट कहा जाता है। और स्विचिंग कॉस्ट जो है ये आपका हाई भी हो सकता है और स्विचिंग कॉस्ट आपका लो भी हो सकता है। स्विचिंग कॉस्ट हाई होने का मतलब ये हो गया कि स्विचिंग कॉस्ट इज मोर देन बेनिफिट अचीव, और स्विचिंग कॉस्ट लो होने का मतलब क्या हो गया कि स्विचिंग कॉस्ट इज लेस देन बेनिफिट अचीव। कोई भी कंपनी हाई स्विचिंग कॉस्ट रखने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करती है, जिसमें सबसे पहला होता है ब्रांड हैमरिंग, जिसमें हम लोगों ने लेस का एग्जांपल लिया। दूसरा होता क्या है, आप एग्जिट फीस लगा दो। एग्जिट फीस जैसे कि एयरटेल कंपनी ने किया,
और तीसरा क्या है, एप्पल कंपनी, जो कि क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को एकदम डिफरेंशिएटेड बना देती है। यही समझा है हम लोगों ने। तो अब तक हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, एक इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और दूसरा हम लोगों ने देखा स्विचिंग कॉस्ट क्या होता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो सबसे पहला हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक इंट्रोडक्शन दीजिए हम लोग को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के रिगार्ड में। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ, इट रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ DSCII, D for developing a strategic vision, S for setting strategy, setting objectives, C for crafting a strategy, फिर I मतलब क्या हो गया, implementing and evaluating the strategy, फिर I मतलब क्या हो गया, initiating corrective adjustments wherever deemed appropriate। तो ये आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन तैयार हुआ। फिर हम लोग आए स्विचिंग कॉस्ट क्या होता है। तो स्विचिंग कॉस्ट क्या बोलता है, एकदम सिंपल भाषा में, किसी एक ब्रांड से किसी दूसरे ब्रांड, किसी एक प्रोडक्ट से किसी दूसरे प्रोडक्ट, किसी एक सर्विस से किसी दूसरे सर्विस, या फिर किसी एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर में जो स्विच करने का डिसीजन होता है, क्या वो केवल और केवल फाइनेंशियल कॉस्ट के बेसिस पर होता है क्या? जी नहीं, फाइनेंशियल कॉस्ट के साथ साथ टाइम कॉस्ट है, एफर्ट कॉस्ट है और कन्वीनियंट कॉस्ट है। ये चारों के चारे कॉस्ट के समूह को ही स्विचिंग कॉस्ट कहा जाता है। और ये स्विचिंग कॉस्ट आपका हाई भी हो सकता है, ये स्विचिंग कॉस्ट आपका लो भी हो सकता है। स्विचिंग कॉस्ट हाई रखने का मतलब ये हो गया कि स्विचिंग कॉस्ट इज मोर देन बेनिफिट अचीव, जिसके लिए कंपनी कुछ स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लगा देता है, एग्जिट फीस लगा देता है, या फिर क्या होता है, ब्रांड को हैमरिंग करता है। और स्विचिंग कॉस्ट इज लेस देन बेनिफिट अचीव का मतलब ये हो गया कि स्विचिंग कॉस्ट इज लो। समझ में आया? तो अब हम लोगों ने क्या किया, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझने का एक बेस तैयार कर लिया। हम लोग पॉटर्स 5 फोर्सेस समझने जा रहे हैं, तो इसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट तो बताना पड़ता है ना। तो वो एक कंसेप्ट स्विचिंग कॉस्ट था जो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। ठीक है, अब आप लोग एक बार बुक में आ जाइए। बुक का पेज नंबर है आपका, बुक का पेज नंबर है आपका, ओके, फोर्टी वन। तो ये है आपका माइकल पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल का पूरा इंट्रोडक्शन। ये भी पूरा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, पूरा इंट्रोडक्शन है ये। इसके बाद हम लोग देखेंगे बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, अपना फर्स्ट फोर्स है। सेकेंड फोर्स है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। तीसरा है आपका थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। माइकल पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल है ना, तो पहला फोर्स क्या है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, दूसरा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, तीसरा है आपका थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, चौथा है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, और पांचवा क्या है आपका नेचर ऑफ राइवल इन इंडस्ट्री। तो एक बार आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लो, इसके बाद एकदम डिटेल में इसका चर्चा करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, सो देयरफॉर टेक 5 मिनट्स ब्रेक। ठीक है ना? ओके, सो नाउ आफ्टर द ब्रेक लेट्स स्टार्ट विथ पॉटर्स 5 फोर्सेस। नाउ बिफोर स्टार्टिंग हम लोग एक बार क्या करते हैं, स्विचिंग कॉस्ट के बारे में जो भी हमने पढ़ा था, जो भी हमने समझा था, उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। हमने समझा था कि अगर आप किसी एक ब्रांड से किसी दूसरे ब्रांड, किसी एक प्रोडक्ट से किसी दूसरे प्रोडक्ट, किसी एक सर्विस से किसी दूसरे सर्विस, या फिर कोई सप्लायर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप चेंज करना चाहते हो, तो इसका जो डिसीजन होता है, क्या वो केवल और केवल फाइनेंशियल कॉस्ट के बेसिस पर होता है क्या? जी नहीं, फाइनेंशियल कॉस्ट के साथ साथ टाइम कॉस्ट है, एफर्ट कॉस्ट और कन्वीनियंस कॉस्ट है। और इन चारों के चारों कॉस्ट के समूह को ही स्विचिंग कॉस्ट कहा जाता है। स्विचिंग कॉस्ट आपका हाई भी हो सकता है, जिसका मतलब होता है स्विचिंग कॉस्ट इज मोर देन बेनिफिट अचीव। और इसके लिए कंपनीज कुछ स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करती है, जिसमें पहला स्ट्रेटेजी जो हमने देखा था वो था ब्रांड हैमरिंग, दूसरा था एग्जिट फीस लगा दो, और तीसरा क्या था, अपने प्रोडक्ट को एकदम डिफरेंशिएटेड बना दो, यूनिक बना दो, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ही बाजार में अवेलेबल ना हो। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, स्विचिंग कॉस्ट इज लो, जिसका मतलब होता है स्विचिंग कॉस्ट इज लेस देन बेनिफिट अचीव्ड। इतना ही हमने पढ़ा था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉटर्स 5 फोर्सेस, क्योंकि फाउंडेशन रिलेटेड जो भी बातें मुझे बतानी थी, एक बेसिक कंसेप्ट जो मुझे स्विचिंग कॉस्ट का देना था, वो मैंने आपको दे दिया। तो आइए समझते हैं। देखिए, हार्वर्ड स्कूल बिजनेस के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था माइकल ई पॉटर। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, हाउ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस शेप स्ट्रेटेजी, और ये आर्टिकल इतना जबरदस्त इसको रिकॉग्निशन मिला कि आगे जाकर ये पॉटर्स 5 फोर्सेस के नाम से जाना गया।
जिसके बारे में माइकल ई पॉटर ने एक बुक लिखा है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। समझ में आया? तो सवाल ये उठता है कि इन 5 फोर्सेस में क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहला है आपका बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। दूसरा है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। इसके बाद आता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। चौथा फोर्स है अपना थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। और आखिरी फोर्स अपना क्या है? नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री। 5 फोर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, दूसरा है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स एंड नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री। ब्रेन में ये लोड मत लेना कि अभी ये 5 नाम मुझे याद कर लेने हैं। मैं इतना बार रिपीट करूंगा, पूरा का पूरा कंटेंट आपको क्लास में याद हो जाएगा इसका, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला फोर्स है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, दूसरा बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, तीसरा है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, चौथा है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स और आखिरी क्या है अपना? नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री। तो माइकल ई पॉटर के द्वारा दिया गया ये 5 फोर्स क्या बताता है? इन 5 फोर्स का अगर इवैल्यूएशन किया जाए तो एंड रिजल्ट क्या आता है? हमें यह पता चलता है कि वो जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जिन पर ये 5 फोर्स का एप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या अट्रैक्टिव नहीं है। इंडस्ट्री अट्रैक्टिव और नॉट। या फिर यह भी पता चलता है कि उस इंडस्ट्री का लेवल ऑफ कंपटीशन कितना है। कहने का मतलब यह हो गया कि उस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कितनी है। इन 5 फोर्स के इवैल्यूएशन से उस इंडस्ट्री का प्रॉफिट पोटेंशियल भी पता चल जाता है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल क्या था कि भैया ये पॉटर्स 5 फोर्सेस में क्या क्या आता है। तो सबसे पहला है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, दूसरा बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट और आखिरी फोर्स है नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 1 जिसका हमें आंसर मिल गया। फिर हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, हमें यह तो समझ में आ गया कि 5 फोर्स में आता क्या है, लेकिन अगर इन 5 के 5 फोर्सेस का इवैल्यूएशन करें तो हमें क्या पता चलता है? तो हमें यह पता चलता है कि वो जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जिस पर आप इन फोर्सेस का एप्लीकेशन कर रहे हो, वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव नहीं है। उस इंडस्ट्री का लेवल ऑफ कंपटीशन कितना है, उस इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कितना है, और उस इंडस्ट्री में, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में प्रॉफिट पोटेंशियल है या नहीं। ठीक है, तो हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ यही देखा है कि 5 फोर्सेस का इवैल्यूएशन करो जिससे हमें यह पता चल जाएगा इंडस्ट्री अट्रैक्टिव और नॉट, प्रॉफिट पोटेंशियल है या नहीं, लेवल ऑफ कंपटीशन कितना है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कितना है। तो अब मेरा 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला, इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है? आपने भैया यह तो बता दिया कि इवैल्यूएशन करेंगे, कैसे किया जाएगा यह भी बताओ। तो इसका डिस्कशन होगा लगभग 3 घंटे तक। हम लोग एक एक फोर्स को पकड़ेंगे, जैसे हम लोगों ने बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर पकड़ा, इसका अपने आधा पौन घंटा डिस्कशन किए, फिर एक फोर्स खत्म, फिर अपने नेक्स्ट फोर्स में मूव कर जाएंगे, फिर अपने बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट देखेंगे, फिर हम लोग थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट देखेंगे और फाइनली अपने क्या करेंगे, नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्रीज। तो हर एक फोर्स का इंडिविजुअली हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे, समझेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा, इन 5 फोर्सेस का इवैल्यूएशन करता कौन है, अब ये भी बताइए। तो हमारे 2 क्वेश्चन थे, पहला है कैसे किया जाएगा, वो मैं अभी समझाऊंगा आपको। दूसरा क्या है कि इन 5 फोर्सेस का इवैल्यूएशन करता कौन है। तो 2 लोग करते हैं। सबसे पहला, जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी है, वो इस फोर्सेस का इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, मतलब क्या हो गया, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स use these 5 forces to evaluate
whether that particular industry is attractive or not, whether that particular industry में प्रॉफिट पोटेंशियल है या नहीं, उस इंडस्ट्री का लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ये करते हैं, इन पांचों फोर्सेस को यूज करते हैं। और दूसरा क्या है, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, कहने का मतलब ये हो गया नए एंट्रेंट्स। तो एक बार अगर मैं कंसोलिडेट करूं, मैंने अभी तक जो बताया इसमें यह समझ में आया कि पांचों फोर्सेस का इवैल्यूएशन दो लोग करते हैं, एक एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, एक न्यू एंट्रेंट्स। और इनको इवैल्यूएशन करके रिजल्ट ये मिलता है कि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं, ये पता चल जाता है। उस इंडस्ट्री में प्रॉफिट पोटेंशियल है या नहीं, उस इंडस्ट्री का लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है, उस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कितना है। ठीक है, एक बार थोड़ा इसे और थोड़ा समझा दीजिए। तो देखो, जैसे है एयरलाइन इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा प्लेयर है जिसका नाम है इंडिगो। इंडिगो क्या करेगा, इन पांचों फोर्सेस को इवैल्यूएट करेगा। वो देखेगा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अच्छा, ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ना, इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में स्टोर हो जाए अनकॉन्शियसली, मतलब आपको पता भी नहीं चला और आपको ये पांचों फोर्स दिमाग में आ गए। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, और क्या है, नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री। तो एयरलाइन इंडस्ट्री का एक एग्जिस्टिंग प्लेयर है इंडिगो, वो इन पांचों फोर्सेस को इवैल्यूएट करके पता करेगा कि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव नहीं है। तो ये जो मैंने एग्जिस्टिंग प्लेयर लिखा था, ये समझ में आया, जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी है। और दूसरा क्या है, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। दूसरा क्या है, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। जैसे कि एयरलाइन इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल XYZ आना चाहता है, तो उसने क्या किया, इन पांचों फोर्सेस का इवैल्यूएशन किया और उसे रिजल्ट ये मिला कि यार एयरलाइन इंडस्ट्री अट्रैक्टिव नहीं है। अगर रिजल्ट ये आया कि उसके हिसाब से उसे लगा कि एयरलाइन इंडस्ट्री अट्रैक्टिव नहीं है, तो वो क्या एंटर करेगा क्या, जी नहीं। लेकिन अगर उसे अट्रैक्टिव लगा एयरलाइन इंडस्ट्री, तो वो एंटर कर जाएगा। समझ में आया? तो फिर से सुन लो, इन पांचों फोर्सेस का इवैल्यूएशन दो जन करते हैं, एग्जिस्टिंग प्लेयर, न्यू एंट्रेंट्स, जिससे ये पता चल जाता है कि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं, उस इंडस्ट्री का लेवल ऑफ कंपटीशन कितना है, उस इंडस्ट्री में प्रॉफिट पोटेंशियल है या नहीं। समझ में आया इतना बात? जी हां। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि कैसे इन पांचों फोर्सेस का इवैल्यूएशन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विथ बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। ये अपना सबसे पहला फोर्स है जिसका इवैल्यूएशन अपने स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सप्लायर कौन होते हैं, पहले तो ये बताइए। वी आर स्टार्टिंग विथ बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। तो पहला डाउट क्या आएगा, सप्लायर कौन होता है ये तो बताइए। तो सप्लायर वो होते हैं जो प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री को इनपुट सप्लाई करते हैं, और प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री क्या करता है, उस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट बनाता है और कस्टमर को बेच देता है। तो हु इज सप्लायर? सप्लायर वो है जो इनपुट सप्लाई करे टू द प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, और प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री क्या करता है, उस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट बनाता है और फाइनली कस्टमर को बेच देता है। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल तो हुआ समाप्त। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। ये सप्लायर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री पर क्या क्या प्रेशर्स क्रिएट कर सकता है। एक सप्लायर जो इनपुट सप्लाई करता है प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री को, तो मेरा सवाल यह है कि ये सप्लायर इस पर क्या क्या प्रेशर्स क्रिएट कर सकता है। तो वो अपने इनपुट्स के प्राइस को बढ़ा सकता है, सप्लायर अपने इनपुट्स के क्वालिटी को गिरा सकता है, और सप्लायर क्या कर सकता है, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स को गिरा सकता है। अगर सप्लायर ने ये तीनों काम किए,
या तीनों में से कोई भी एक काम किया तो प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री का प्रॉफिट पोटेंशियल इंपैक्ट होगा। और यही मैं समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि अगर सप्लायर अपने प्राइसेस ऑफ इनपुट्स को बढ़ा दे तो प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री का प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत जबरदस्त तरीके से इंपैक्ट होने वाला है। देखिए, सप्लायर ने फॉर एग्जांपल अपने इनपुट्स सप्लाई किए एट द रेट ₹10 टू प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री। प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री ने उस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट बनाया। अब उसमें समझ लो उसका ₹5 खर्चा बैठ गया, तो 10 + 5 ₹15 हो गए। और अब इस आउटपुट को उसने ₹2 मार्जिन में कस्टमर को बेचा, तो कस्टमर को कितना मिला? ₹17। अब सप्लायर ने क्या किया? अपने इनपुट्स के प्राइस को बढ़ा दिया। जो इनपुट्स पहले वो ₹10 में दे रहा था, अब वो क्या कर रहा है? उसे ₹13 में दे रहा है टू प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री। अब प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री उस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट बनाएगा, उसमें उसका ₹5 खर्चा है, तो 13 + 5 कितना हो गया? 18। हाँ, और इसको कस्टमर को बेचा जाएगा ₹2 मार्जिन में, तो कितना हो गया? 18 + 2 ₹20। अब सोचो एक बात, कस्टमर को पहले जो फिनिश प्रोडक्ट ₹17 में मिल रहा था, अब उसी फिनिश प्रोडक्ट के लिए उसे ₹20 देने पड़ रहे। तो प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री 1 पहले कस्टमर को ₹17 में प्रोडक्ट दे रहा था, अब कितने में दे रहा है? ₹20। और प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री 1 का कॉम्पिटिटर है प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री 2। वो कस्टमर से कहता है कि आपको मैं वो सेम प्रोडक्ट ₹18 में दे दूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, कस्टमर अब क्या इसके पास रहेंगे क्या? जी नहीं, कस्टमर बोलेंगे हमें आपसे लेना ही नहीं है, हम प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री 2 के पास जा रहे हैं। सो जस्ट बिकॉज सप्लायर ने अपने इनपुट्स के प्राइस को बढ़ाया, तो प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री 1 का प्रॉफिट पोटेंशियल इंपैक्ट हुआ कि नहीं? कस्टमर अब प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री 1 को छोड़कर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री 2 के पास जा रहे हैं। तो ये अपना पहला प्रेशर है जो सप्लायर एक क्रिएट करता है प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री पे। समझ में आया? दूसरा, सप्लायर क्या कर सकता है? क्वालिटी को गिरा सकता है। अगर वो ऐसा करेगा तो भी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री का प्रॉफिट पोटेंशियल जो है वो इंपैक्ट होगा। कैसे, थोड़ा ये भी समझते हैं। देखिए, पहले सप्लायर जो इनपुट सप्लाई करता था उसका क्वालिटी क्या था? बहुत अच्छा था। तो यही इनपुट्स प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री के पास गया। अब अगर इनपुट्स अच्छे हैं तो उसी को प्रोसेस करके आउटपुट बनेंगे। तो अगर इनपुट का क्वालिटी अच्छा है तो आउटपुट का क्वालिटी भी अच्छा होगा। सो देयरफॉर आउटपुट इज ऑल्सो गुड क्वालिटी। तो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है दैट इज गुड। अब हुआ क्या कि सप्लायर ने अपने इनपुट्स के क्वालिटी को थोड़ा डिटोरिएट कर दिया। फॉर एग्जांपल, गुड क्वालिटी से वो किसमें आ गया? एवरेज क्वालिटी। अगर इनपुट्स के क्वालिटी एवरेज हो गए तो प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री उसी इनपुट को प्रोसेस करके जब आउटपुट बनाएगा तो आउटपुट का क्वालिटी भी एवरेज होगा। तो कस्टमर का एक्सपीरियंस पहले बहुत अच्छा था, अब कस्टमर का एक्सपीरियंस कितना क्या हो गया? एवरेज हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या कस्टमर इसके पास रहेंगे क्या? प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री 1 के पास? जी नहीं, कस्टमर बोलेंगे हम जा रहे हैं प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री 2 के पास। तो देयरफॉर हमने क्या समझा कि अगर सप्लायर अपने क्वालिटी ऑफ इनपुट्स को भी गिरा दे तो भी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री का प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत जबरदस्त तरीके से इंपैक्ट होगा। तो एक सप्लायर क्या क्या प्रेशर्स क्रिएट कर सकता है? सबसे पहला तो वो अपने इनपुट्स के प्राइस को बढ़ा सकता है। दूसरा, क्वालिटी ऑफ इनपुट्स को वो गिरा सकता है। और तीसरा फोर्स जो हम समझने जा रहे हैं वो क्या है? तीसरा पॉइंट, सॉरी फोर्स नहीं, तीसरा पॉइंट क्या है? अगर वो अपने अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स को गिरा दे तो भी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री का प्रॉफिट पोटेंशियल इंपैक्ट होगा। अब कैसे, ये समझते हैं। देखो,
यहां पर है एक सप्लायर जो क्या करता है, 110 टन्स ऑफ इनपुट्स सप्लाई करता है टू प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री। अब इस इनपुट को प्रोसेस करके जब आउटपुट बना, तो फॉर एग्जांपल आउटपुट बना 100 टन्स का। अब एक कस्टमर आया, कस्टमर ए, इसने क्या किया, अकेले ही 90 टन्स परचेज कर लिया। प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री के पास 100 टन्स का आउटपुट था, फाइनल प्रोडक्ट था, तो कस्टमर ए ने जब 90 टन्स की रिक्वायरमेंट रखी तो उसके बाद उसने डिलीवर कर दिया। अब हुआ क्या, सप्लायर ने फॉर एग्जांपल अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स को कर दिया कम, 110 टन से वो कितना में आ गया, 80 टन ऑफ इनपुट अब वो दे रहा है टू प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री। और इससे आउटपुट कितना बनेगा, फॉर एग्जांपल 72 टन। अब कस्टमर ए आया और उसने कहा मुझे 90 टन चाहिए, तो क्या प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री 1 दे पाएगा क्या, जी नहीं, उसके पास तो 72 टन ही है। तो वो किसके पास चला जाएगा, ऐसे किसी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री के पास जिसके पास 90 टन ऑफ आउटपुट अवेलेबल हो और वो प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री 2 के पास है। तो मुझे एक बात बताइए, जस्ट बिकॉज सप्लायर ने अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स कम किया, तो ये कस्टमर ए उसके हाथ से चला गया कि नहीं चला गया, और कस्टमर चला गया तो ऑब्वियस बात है इसका प्रॉफिट पोटेंशियल इंपैक्ट होगा। समझ में आ रहा है। तो हमने दो चीजें समझ ली है। सबसे पहला हमने ये देखा कि सप्लायर कौन होता है। सप्लायर वो है जो इनपुट सप्लाई करे टू द प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री। दूसरा हमने क्या देखा कि एक सप्लायर क्या क्या प्रेशर क्रिएट कर सकता है, तो वो प्राइस को बढ़ा सकता है, वो क्वालिटी ऑफ इनपुट्स को गिरा सकता है और अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स को गिरा सकता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन में कि ये जो तीनों प्रेशर्स हमने देखा, हमने क्या समझा अभी कि सप्लायर कोई भी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री पर ये तीन प्रेशर्स क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये प्रेशर भी कब क्रिएट हो सकते हैं, दैट इज व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर। ये तीनों प्रेशर सप्लायर कब क्रिएट कर सकता है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि मार्केट में अगर सप्लायर बहुत कम है और बायर बहुत ज्यादा है, देन सप्लायर आराम से तीनों प्रेशर क्रिएट कर पाएगा। कहने का मतलब यह हो गया कि सप्लायर्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन बायर्स। पहला पॉइंट क्या है, सप्लायर कम बायर ज्यादा। इसका मतलब यह हो गया कि सप्लायर्स आर मोर कंसेंट्रेटेड देन बायर। सप्लायर बहुत कम है बाजार में, तो सप्लायर जो चाहेगा अपना मनमानी करेगा। उसका मन होगा इनपुट्स का प्राइस बढ़ाने का, वो बढ़ा देगा। उसका मन होगा क्वालिटी ऑफ इनपुट्स को गिराने का, वो गिरा देगा। उसका मन होगा अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स गिराने का, वो गिरा देगा। क्योंकि उसे पता है कि मेरे जैसे सप्लायर मार्केट में बहुत कम है, तो मैं अपना मनमानी चलाऊंगा। समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट, सप्लायर जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है वो एकदम हटके है, हाईली डिफरेंशिएटेड है। कुछ भी अगर हाईली डिफरेंशिएटेड है, इसका मतलब ये वाला बात हो गया कि उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट अगर बहुत ही हटके है, इसका मतलब ही तो ये हो गया ना कि उसका कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है। और हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट एकदम यूनिक है। और हमने अभी ये देखा था कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब अगर आप कोई हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रहे हो, इसका मतलब ये हो गया कि स्विचिंग कॉस्ट जो है वो हाई है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं कि स्विचिंग कॉस्ट इज हाई। और स्विचिंग कॉस्ट क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। स्विचिंग कॉस्ट हाई क्या होता है ये भी बता दिया था, और स्विचिंग कॉस्ट लो क्या होता है ये भी समझा दिया था। समझ में आया। तो अब बात को समझो क्या है कि अगर सप्लायर कोई ऐसा प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है जो एकदम हटके हाईली डिफरेंशिएटेड है, हाईली डिफरेंशिएटेड होने का मतलब ये हो गया कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट बाजार में अवेलेबल नहीं है, वो प्रोडक्ट एकदम हटके है, उसका स्विचिंग कॉस्ट हाई है। तो मुझे एक बात बताओ,
क्या ये सप्लायर अपना मनमानी करेगा कि नहीं करेगा? उसे पता है कि मैं जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा हूं वैसा प्रोडक्ट कोई सप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट एकदम हटके है। तो मैं जब चाहूं प्राइस बढ़ाऊंगा, मैं जब चाहूं क्वालिटी गिराऊंगा, मैं जब चाहूं अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट गिरा दूंगा। समझ में आ रहा है? तो अब तक हम लोगों ने कितने पॉइंट कर लिए? हम लोगों ने यहां पर देखा पॉइंट नंबर 1, यह है आपका पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और यह क्या आपका पॉइंट नंबर 4। 4 पॉइंट देख लिया हम लोगों ने। हम लोग क्या समझ रहे हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस सप्लायर बार्गेनिंग पावर? वो कौन से फैक्टर्स है जहां पर सप्लायर अपर हैंड में आ जाता है? तो सबसे पहले क्या है कि अगर मार्केट में सप्लायर बहुत कम है, बायर बहुत ज्यादा है, ये अपना पहला पॉइंट। दूसरा, सप्लायर कोई ऐसा प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है जो एकदम हटके है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट बाजार में अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्ट एकदम यूनिक है। कहने का मतलब ये हो गया कि स्विचिंग कॉस्ट हाई है। समझ में आया? तो हम लोगों ने 4 पॉइंट देख लिए। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है ये समझो। यहां पर है सप्लायर और यहां पर है फॉर एग्जांपल बायर। बायर कहने का मतलब हो गया प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री। अब फर्ज करो कि इस सप्लायर ने क्या करता है, ये इसका प्रोडक्शन है 100 टन का। 100 टन का माल ये बनाता है और ये प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री ए है। ये अकेला ही 80 टन परचेज कर लेता है। ध्यान से सुनना इस एग्जांपल को। मैं कह रहा हूं एक सप्लायर है जिसका प्रोडक्शन कितना है 100 टन का, और ये प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री ए अकेला ही 80 टन इससे परचेज कर लेता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये बायर जो ये स्ट्रांग है कि नहीं है? क्या ये सप्लायर कभी भी चाहेगा क्या कि ऐसा बायर उसके हाथ से निकल जाए? जी नहीं। तो क्या सप्लायर इस टाइप के बायर पे कोई भी दबाव डाल सकता है क्या? जी नहीं, बिकॉज हियर द बायर इज रिप्रेजेंटिंग मेजर पोर्शन ऑफ सप्लायर सेल्स। बात को समझो, एक सप्लायर 100 टन का प्रोडक्शन कर रहा है और ये अकेला बायर दैट इज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री ए 80% परचेज कर ले रहा है। तो क्या ये बायर जो है ये सप्लायर के सेल्स का मेजर पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 80% तो ये अकेला ही परचेज कर ले रहा है। तो ऐसा सप्लायर कभी भी चाहेगा क्या कि उसके हाथ से ये बायर निकल जाए? नहीं। सो देयरफॉर ये सप्लायर इस बायर पे दबाव बना सकेगा कि वो अपना प्राइस को बढ़ा दे, अवेलेबिलिटी को गिरा दे, फिर क्वालिटी को गिरा दे? कभी भी नहीं। लेकिन समझो एक बात को, अगर कोई ऐसा बायर हो जो रिप्रेजेंट नहीं करता हो मेजर पोर्शन ऑफ सप्लायर सेल्स, फॉर एग्जांपल सेम सप्लायर है जो 100 टन का प्रोडक्शन करता है और यहां पर एक बायर है जो क्या करता है 1 टन परचेज करता है इससे। पहले मैंने क्या कहा था कि सप्लायर का प्रोडक्शन 100 टन का है और ये जो बायर है ये 80 टन अकेला ही परचेज कर ले रहा है। तो ये बायर इज रिप्रेजेंटिंग मेजर पोर्शन ऑफ सप्लायर सेल्स। सो देयरफॉर क्योंकि ये बायर स्ट्रांग है तो सप्लायर इस बायर पर ये 3 प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर सप्लायर का प्रोडक्शन 100 टन का ही है, लेकिन अब की बार जो बायर है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है मेजर पोर्शन ऑफ सप्लायर सेल्स। 100 टन में से ये क्या करता है 1 टन परचेज करता है। तो अब ये सप्लायर अगर चाहे तो इस बायर पे प्रेशर क्रिएट कर सकता है कि नहीं कर सकता है ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइस, क्वालिटी को गिराना, अवेलेबिलिटी को गिराना। समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर अब तक हम लोगों ने 5 फैक्टर देख लिए हैं जो कि सप्लायर्स के बार्गेनिंग पावर को बढ़ाता है। सबसे पहला क्या है कि सप्लायर इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन बायर, दैट इज सप्लायर कम है बायर ज्यादा है। दूसरा क्या देखा हम लोगों ने कि सप्लायर जो इनपुट सप्लाई कर रहा है वो एकदम डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड होने का मतलब ये हो गया कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब प्रोडक्ट यूनिक है, सो स्विचिंग कॉस्ट इज लो। और अभी हम लोगों ने क्या समझा कि इफ द बायर इज नॉट रिप्रेजेंटिंग
मेजर पोर्शन ऑफ सप्लायर सेल्स, तो भी सप्लायर आराम से ये तीनों प्रेशर क्रिएट कर सकते हो, ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइस, ऑफ डिटोरिएटिंग द क्वालिटी, ऑफ क्वालिटी को सॉरी अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स को भी गिरा सकता है। समझ में आया? तो ये हम लोगों ने 5 फैक्टर्स देख लिए। अब आते हैं हम लोग छठा फैक्टर में। अगर बायर एकदम गधा है, बायर कुछ भी इन्फॉर्म्ड नहीं है, बायर एडुकेटेड नहीं है। एडुकेटेड किस रिगार्ड में? कि जो इनपुट सप्लायर सप्लाई करने वाला है उसका रेट के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता, सप्लायर आराम से उसे बना देता है। तो यहां पर क्या है, बायर इज नॉट एडुकेटेड विद रिगार्ड टू प्राइसेस और क्वालिटी ऑफ इनपुट। तो सप्लायर जानेगा, सप्लायर एक बार बात कर लिया ना बायर से, उसको समझ में आ जाएगा कि ये कितने पानी में है, तो उससे अगर उसे बनाना है तो आराम से बेवकूफ बना देगा। तो 6 फैक्टर्स हम लोगों ने देख लिए। सबसे पहला, सप्लायर इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन बायर्स। सप्लायर जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है वो एकदम हटके है, प्रोडक्ट यूनिक है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट बाजार में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब हो गया स्विचिंग कॉस्ट लो है। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि बायर जो है अगर वो रिप्रेजेंट नहीं करता मेजर पोर्शन ऑफ सप्लायर सेल्स, तो भी सप्लायर जो है वो अपर हैंड में आ जाएगा। और छठा पॉइंट हमने क्या देखा कि बायर इंफॉर्म नहीं है, बायर एडुकेटेड नहीं है। अब क्या है 7 पॉइंट, सप्लायर अगर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सकता है, सप्लायर का इतना दम है कि वो अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता है, वो प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज के शूज में स्टेप कर सकता है, देन ऑल्सो प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज उस सप्लायर के सामने दबेगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा ये समझते हैं। देखो यहां पर सप्लायर है, ठीक है, ये क्या करता है, इनपुट्स सप्लाई करता है टू प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री, और प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री उस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट बना के कस्टमर को बेचता है। यही तो है। अब मैं कह रहा हूं सप्लायर अगर उसका इतना दम है कि वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सके, तो भी ये सप्लायर क्या कर सकता है, वो तीनों प्रेशर क्रिएट कर सकता है। मतलब समझो क्या, अभी तक ये सप्लायर क्या करता था, केवल और केवल इनपुट्स बनाता था, बस इसका काम खत्म। आगे उस इनपुट को प्रोसेस करने का काम कौन करता था, प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री। अब सप्लायर कहता है सुनो प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री जी, मेरे को ज्यादा ताव दिखाओ मत, मैं इनपुट्स बनाता हूं, ठीक है, मेरा इतना भी ताकत है कि उस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट बना के कस्टमर को खुद ही भेज दूं, मुझे आपका कोई दरकार नहीं है, इसलिए मैं जैसा बोलता हूं वैसे काम करो, नहीं तो आपको ही मार्केट से मैं आउट कर दूंगा। तो सप्लायर आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, पहले सिर्फ और सिर्फ इनपुट बनाता था, अब वो क्या कर रहा है, उस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट ही बना सकता है। तो फॉरवर्ड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, फॉरवर्ड। सो देयरफॉर अगर सप्लायर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सकता है, देन ऑल्सो सप्लायर ये तीनों प्रेशर्स क्रिएट कर सकता है, ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइस, ऑफ डिटोरिएटिंग द क्वालिटी, और अवेलेबिलिटी को भी गिरा सकता है। समझ में आया? तो विथ रिगार्ड टू बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। सबसे पहले हमने क्या देखा, देखो सबसे पहले हमने ये समझा कि सप्लायर कौन होता है। सप्लायर वो है जो इनपुट सप्लाई करे टू द प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या समझा कि एक सप्लायर क्या प्रेशर क्रिएट कर सकता है प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री पे, वो अपने इनपुट के प्राइस को बढ़ा सकता है, वो क्वालिटी ऑफ इनपुट्स को गिरा सकता है, और वो अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स को गिरा सकता है, ठीक है। लेकिन ये प्रेशर वो कब क्रिएट कर सकता है, दैट इज व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस सप्लायर बार्गेनिंग पावर। अगर मार्केट में सप्लायर बहुत कम है, बायर बहुत ज्यादा है, कहने का मतलब हो गया सप्लायर आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन बायर्स। सप्लायर जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है वो एकदम हटके है, हाईली डिफरेंशिएटेड है। हाईली डिफरेंशिएटेड होने का मतलब ये हो गया कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट बाजार में अवेलेबल नहीं है, वो प्रोडक्ट एकदम यूनिक है। कहने का मतलब ये हो गया कि स्विचिंग कॉस्ट इज हाई। देखिए मैंने यहां पर स्विचिंग कॉस्ट इज लो लिख दिया था, स्विचिंग कॉस्ट इज हाई है, ठीक है। तो 4 पॉइंट खत्म हो गया। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि बायर इफ इज नॉट रिप्रेजेंटिंग मेजर पोर्शन ऑफ सप्लायर सेल्स, तो सप्लायर का बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा। बायर इंफॉर्म नहीं है, बायर एडुकेटेड नहीं है, और अगर सप्लायर का इतना दम है कि वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सकता है, तो भी एक फैक्टर बनेगा जो कि सप्लायर के बार्गेनिंग पावर को बढ़ाता है। तो विथ रिगार्ड टू फर्स्ट फोर्स
मैंने पूरा डिस्कशन कर दिया है। सो वी आर थ्रू विथ बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अब जब बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कर लिया ना, तो मैं बता रहा हूं 5 मिनट के अंदर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर खत्म हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट दो मुझे। देखो, जिस तरीके से हमने समझा था कि सप्लायर कौन होता है, उसी तरीके से हमें यह भी समझना है बायर कौन होता है। बायर क्या है? सिंपल सा बात है, प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री। कोई दिक्कत इसे समझने में? जी नहीं। इसके बाद एक बायर सप्लायर पे क्या प्रेशर क्रिएट कर सकता है? पहले हमने समझा था सप्लायर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री पे क्या प्रेशर क्रिएट कर सकता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि एक बायर दैट इज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री सप्लायर पे क्या प्रेशर क्रिएट कर सकता है। प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री क्या बोलेगा सप्लायर को कि आप प्राइस को गिराइए, क्वालिटी को बढ़ाइए, अवेलेबिलिटी को बढ़ाइए। भैया ये तो उल्टा ही है। हमने देखा था कि एक सप्लायर क्या प्रेशर क्रिएट कर सकता है प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री पे? वो बोलेगा प्राइस को इंक्रीज कर सकता है, क्वालिटी को गिरा सकता है, अवेलेबिलिटी को गिरा सकता है। और अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक बायर दैट इज एक प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री सप्लायर पे क्या प्रेशर क्रिएट कर सकता है? तो वो बोलेगा सप्लायर को कि आप अपने इनपुट के प्राइस को गिराइए, क्वालिटी ऑफ इनपुट्स को बढ़ाइए, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स को बढ़ाइए। समझ में आया? लेकिन ये प्रेशर्स कब क्रिएट किया जा सकता है? मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस बायर्स बार्गेनिंग पावर। अगर मार्केट में बायर कम है और सप्लायर बहुत ज्यादा है, मतलब यहां पर अब क्या हो गया? बायर्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन सप्लायर। बायर जो, ये अपना पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या हो गया? बायर्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन सप्लायर्स। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। बायर क्या है? प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री। ये क्या क्या प्रेशर क्रिएट कर सकता है? जिस तरीके से यहां पर सप्लायर प्राइस को बढ़ाने को बोले, प्राइस सप्लायर क्या करेगा? अपने इनपुट के प्राइस को बढ़ाएगा। बायर बोलेगा प्राइस को गिराइए, क्वालिटी को बढ़ाइए, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स को बढ़ाइए। लेकिन ये प्रेशर वो कब क्रिएट कर सकता है? जब बायर मार्केट में बहुत कम है, दैट इज बायर आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन सप्लायर्स। बायर को जो प्रोडक्ट चाहिए वो एकदम जेनरिक प्रोडक्ट है, जनरल प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएटेड नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट बाजार में अवेलेबल है, स्विचिंग कॉस्ट लो है। देखो पूरा का पूरा उल्टा है। यहां पर हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट था, यहां पर नॉन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। यहां पर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट था, यहां पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। यहां पे इरेक्ट करता था हाई स्विचिंग कॉस्ट, यहां पर स्विचिंग कॉस्ट लो है। फिर यहां पर क्या है? यहां पर था बायर डू नॉट रिप्रेजेंट मेजर पोर्शन ऑफ सप्लायर सेल्स, यहां पर क्या लिखा हुआ है? बायर रिप्रेजेंट मेजर पोर्शन ऑफ सप्लायर सेल्स। फिर यहां क्या है? बायर इज अनएडुकेटेड, बायर को पूरा का पूरा नॉलेज है। यहां पर सप्लायर आर एबल टू इंटीग्रेट फॉरवर्ड, यहां पर क्या बोल रहा है कि बायर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकता है। मैं बता रहा हूं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, इसका डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने आपको थोड़ा थोड़ा भी बता दिया है। देखो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या था कि सप्लायर अगर चाहे तो प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री का काम कर सकता है। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होगा? प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री अगर चाहे तो वो खुद इनपुट्स बना लेगा। समझ में आ रहा है? देखो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब क्या हो गया कि सप्लायर कैन स्टेप इनटू द शूज ऑफ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री। पहले सप्लायर सिर्फ और सिर्फ इनपुट बनाता था, लेकिन अगर वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि वो खुद इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट बना के कस्टमर को बेच सकता है। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब क्या हो गया कि प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री अगर चाहे तो वो भी सप्लायर का काम कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोगों ने बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर खत्म कर लिया और हम लोगों ने बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर भी पूरा का पूरा समझ लिया। समझ में आया? तो बहुत ही आराम से हम लोगों ने दोनों फोर्स समझने की नहीं समझ ली है। वी आर थ्रू विद बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑन विथ आवर फोर्थ फोर्स, थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट। इसे समझते ही है क्या?
हम लोग क्या समझने जा रहे हैं? थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। हम लोगों ने तो ये समझा था कि सप्लायर कौन होते हैं, हम लोगों ने ये भी समझा था बायर कौन होते हैं। तो सिमिलरली क्या हमें ये नहीं समझना है कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? तो देखो, एक जगह मैं लिखता हूं रेड बुल और एक जगह मैंने लिखा टी एंड कॉफी। देखो, हम लोग सबके सब स्टूडेंट हैं और सब हम लोग पढ़ाई करते हैं। अब क्या होता है, कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि हम लोग को थोड़ा लेट नाइट स्टडी करना पड़ता है, और लेट नाइट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग को आता है नींद। तो उस नींद को ओवरकम करने के लिए एकदम बेसिक तरीका है कि हम लोग को लिक्विड में रहना चाहिए, सॉलिड फूड कम से कम खाना चाहिए। अब वो लिक्विड में क्या क्या हो सकता है? कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफी पीते हैं, कुछ लोग रेडबुल पीते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या रेडबुल, टी, कॉफी एक कॉमन नीड को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं टू ओवरकम स्लीप? अब मैं रेडबुल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं। रेडबुल कंपनी सोच रहा है कितना अच्छा होता कि मार्केट में टी कॉफी होता ही नहीं। मार्केट में अगर टी कॉफी नहीं होता तो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं वो सबके सब रेडबुल ही पीते। समझ में आ रहा है? तो जस्ट बिकॉज मार्केट में टी कॉफी है तो क्या रेडबुल का मार्केट शेयर जो है वो गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? मतलब गिरा हुआ है कि नहीं है? सोचो, एक बात को समझो, क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर मार्केट में टी कॉफी होता ही नहीं तो रेडबुल का मार्केट शेयर आज कितना ज्यादा होता। लेकिन क्योंकि मार्केट में टी कॉफी है तो रेडबुल का मार्केट शेयर उस लेवल का नहीं है ना। समझ में आया? तो रेडबुल टी कॉफी क्या है? एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। सिमिलरली समझो कि अगर हमें प्यास लगता है तो कुछ लोग पानी पीते हैं, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। हमें किसी को गिफ्ट देना है तो रेड रोजेस का बात नहीं हो रहा है, मैं येलो रोजेस का बात कर रहा हूं। कुछ लोग येलो रोजेस देते हैं, कुछ लोग चॉकलेट्स देते हैं। मुझे अगर कोलकाता से मुंबई जाना है तो एक तरीका तो भैया एयरलाइन है, और क्या है, हम लोग कार से भी जा सकते हैं, हम लोग ट्रेन से भी जा सकते हैं, हम लोग बस से भी जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट क्या है? ये इसका सब्स्टिट्यूट है, ये इसका सब्स्टिट्यूट है, ये इसका सब्स्टिट्यूट है। ये तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स क्या हुए? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट्स from another industry. Substitute products are products from another industry that provide same or better level of satisfaction. देख पा रहे हो? एयरलाइन का सब्स्टिट्यूट क्या है? कार, ट्रेन, बस। येलो रोजेस का क्या है? चॉकलेट्स, वाटर का, कोल्ड ड्रिंक, रेडबुल का, टी, कॉफी। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अनदर इंडस्ट्री दैट प्रोवाइड सेम और बेटर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। समझ में आया? अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होते क्या। फिर हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। एक टोन है, वो टोन को अगर पकड़ लोगे ना तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है? आपका प्रोडक्ट है रेडबुल। क्या है आपका प्रोडक्ट? आपका प्रोडक्ट है रेडबुल और यहां पर है टी, कॉफी। मेरा टोन को सुनना क्या है? आपका जो प्रोडक्ट है उसके मुकाबले बाजार में जो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, रिपीट कर रहा हूं मैं, आपका जो प्रोडक्ट है उसके मुकाबले बाजार में जो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है उसका प्राइस आपके प्रोडक्ट से ज्यादा रीजनेबल है। फिर से सुनो, आपका जो प्रोडक्ट है उसके मुकाबले जो बाजार में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है उसका प्राइस आपके प्रोडक्ट से ज्यादा रीजनेबल है। तो कस्टमर इसे परचेस करेंगे कि नहीं करेंगे? इसे कंज्यूम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो अगर कस्टमर ज्यादा इस तरफ स्विच कर जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा कि नहीं होगा? आपका मार्केट शेयर गिरेगा, आपका प्रॉफिट गिरेगा। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो पहला पॉइंट क्या देखा कि सब्स्टिट्यूट्स का जो प्राइस है वो एकदम रीजनेबल है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट।
दूसरा पॉइंट, आपका जो प्रोडक्ट है उसके मुकाबले बाजार में जो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उसका क्वालिटी आपके प्रोडक्ट से ज्यादा सुपीरियर है, तो भी आपको दिक्कत होगा कि नहीं होगा? पहला पॉइंट क्या था, सुनो, आपका जो प्रोडक्ट है उसके मुकाबले जो बाजार में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, मैं चिल्ला के बोल रहा हूं अवेलेबल है, उसका प्राइस ज्यादा रीजनेबल है, उसका क्वालिटी ज्यादा सुपीरियर है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, आपका जो प्रोडक्ट है उसके मुकाबले बाजार में जो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है उसका स्विचिंग कॉस्ट लो है। स्विचिंग कॉस्ट क्या था, किसी एक प्रोडक्ट से किसी दूसरे प्रोडक्ट, किसी एक ब्रांड से किसी दूसरे ब्रांड, किसी एक सर्विस से किसी दूसरे सर्विस, या फिर सप्लायर को अगर आप चेंज कर रहे हो, इसका जो डिसीजन होता है क्या वो केवल और केवल फाइनेंशियल कॉस्ट के बेसिस पर होता है क्या? जी नहीं, फाइनेंशियल कॉस्ट के साथ साथ टाइम कॉस्ट है, एफर्ट कॉस्ट है और कन्वीनियंस कॉस्ट है, और चारों के चारे कॉस्ट के समूह को ही स्विचिंग कॉस्ट कहा जाता है। स्विचिंग कॉस्ट आपका हाई भी हो सकता है, स्विचिंग कॉस्ट आपका लो भी हो सकता है। स्विचिंग कॉस्ट हाई होने का मतलब क्या हो गया कि स्विचिंग कॉस्ट इज मोर देन बेनिफिट अचीव, जिसके लिए तीन स्ट्रेटेजीज हम लोगों ने देखे थे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एग्जिट फीस लगा दो, या फिर क्या कर दो, ब्रांड हैमर कर दो। स्विचिंग कॉस्ट लो होने का क्या मतलब है कि स्विचिंग कॉस्ट इज लेस देन बेनिफिट अचीव। और मैं अब क्या कह रहा हूं आपसे कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके मुकाबले जो बाजार में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है उसका स्विचिंग कॉस्ट लो है, कस्टमर आराम से स्विच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना तीसरा पॉइंट हो गया। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस सेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स? सबसे पहला है प्राइस, दूसरा है क्वालिटी, और तीसरा क्या है, स्विचिंग कॉस्ट। प्राइस सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा रीजनेबली है, क्वालिटी सब्स्टिट्यूट्स का सुपीरियर है, और स्विचिंग कॉस्ट लो है। लेकिन ये तीनों फैक्टर काम कब करेंगे? जब एक्चुअली बाजार में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो। समझ में आ रहा है? तो दीज आर फोर फैक्टर्स जो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट्स के थ्रेट को बढ़ाते हैं। सबसे पहला क्या है, रीजनेबली प्राइस। दूसरा, आपका जो सब्स्टिट्यूट बाजार में अवेलेबल है उसका क्वालिटी ज्यादा सुपीरियर है। तीसरा, स्विचिंग कॉस्ट लो है। और चौथा क्या है, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। ये तीनों फैक्टर काम कब कर सकता है? जब एक्चुअली बाजार में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो। अगर सब्स्टिट्यूट्स है ही नहीं तब तो ये फोर्स का कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो एकदम ही हटके, एकदम ही डिफरेंशिएटेड है, तब तो ये फोर्स काम का ही नहीं है। ये फोर्स चल तभी सकता है जब एक्चुअली बाजार में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने चिल्ला चिल्ला के अवेलेबल कहा था। मैंने क्या कहा था कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके मुकाबले जो बाजार में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उसका प्राइस आपके प्रोडक्ट से ज्यादा रीजनेबल है, उसका क्वालिटी आपके प्रोडक्ट से ज्यादा सुपीरियर है, उसका स्विचिंग कॉस्ट कम है। ये तीनों फैक्टर काम कब करेंगे? जब एक्चुअली बाजार में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो। समझ में आ रहा है? तो आइए अब देखते हैं इसे। सब्स्टिट्यूट्स होते क्या है? Substitute products are the products from another industry that is providing same or better level of satisfaction। जिसमें मैंने टी, कॉफी, रोजेस, चॉकलेट और भी अपने देखे थे, एयरलाइन वाले देख लिए थे, तो वो सारे एग्जांपल्स यहां पर है। अच्छा, कंडीशंस इन विच थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इज स्ट्रॉन्गर। सबसे पहला, आपका जो प्रोडक्ट है उसके मुकाबले जो बाजार में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है उसका प्राइस ज्यादा रीजनेबल है, उसका क्वालिटी ज्यादा सुपीरियर है, स्विचिंग कॉस्ट लो है। लेकिन ये तीन फैक्टर काम कब करेंगे? जब एक्चुअली बाजार में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो। समझ में आया? तो यही हम लोगों ने समझा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा बुक से मार्किंग कर लेते हैं। आज हम लोग और नहीं पढ़ेंगे, जितना भी समझा है उसे एक बार मार्किंग करते हैं। देखो, अब ये इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आएगा, ठीक है? जब मैं पांचों के पांचों फोर्स आपको समझा दूंगा ना, देन ये क्लियर होगा। What are the factors that increases suppliers bargaining power? Suppliers are more concentrated than buyers. सप्लायर जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है वो एकदम डिफरेंशिएटेड है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, स्विचिंग कॉस्ट हाई है। बायर डू नॉट रिप्रेजेंट मेजर पोर्शन ऑफ सप्लायर सेल्स। बायर एडुकेटेड नहीं है
एंड इफ द सप्लायर्स आर एबल टू इंटीग्रेट फॉरवर्ड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सप्लायर कौन होते हैं ये याद रखना है क्या? जी नहीं, लेकिन सप्लायर क्या क्या प्रेशर क्रिएट करते हैं ये याद कर लो। वो प्राइस को बढ़ा सकते हैं, वो क्वालिटी को गिरा सकते हैं, वो अवेलेबिलिटी को गिरा सकते हैं। ये लिख लो, आपके कोर्स में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी था, वरना ये पॉइंट कभी भी समझ में नहीं आता आपको। समझ में? अच्छा, अब आ जाते हैं बायर पे। एक बायर सप्लायर पे क्या क्या प्रेशर क्रिएट कर सकता है? वो बोलेगा प्राइस को गिराइए, अवेलेबिलिटी को बढ़ाइए, क्वालिटी को बढ़ाइए। और सारा का सारा पूरा क्या है? उल्टा पॉइंट है यहां पे। बायर आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन सप्लायर। बायर को जो प्रोडक्ट चाहिए वो एकदम जेनरिक है, उसका सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, स्विचिंग कॉस्ट लो है। बायर रिप्रेजेंट करता है मेजर पोर्शन ऑफ सप्लायर सेल्स। बायर के पास पूरा का पूरा नॉलेज है और बायर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकता है। कोई दिक्कत इसे समझने में? जी नहीं। फिर हम लोग आ गए थे तीसरे फोर्स में, जो क्या बोलता है कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स फ्रॉम अनदर इंडस्ट्री दैट इज प्रोवाइडिंग सेम और बेटर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर्स। For example, tea, coffee, roses, chocolates. There are many situations or conditions in which threat of substitutes is stronger. क्या है? आपका जो प्रोडक्ट है उसके मुकाबले जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बाजार में अवेलेबल है उसका प्राइस ज्यादा रीजनेबल है, उसका क्वालिटी ज्यादा सुपीरियर है, स्विचिंग कॉस्ट लो है। लेकिन ये तीनों फैक्टर काम कब करते हैं? जब एक्चुअली बाजार में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो। बस इतना ही हम लोगों ने समझा है कि नहीं? तो आज के क्लास को अपने यहीं तक पढ़ेंगे। जितना मैंने आपको आज याद करवाया है, समझाया है, मैं फिर से रिवीजन करूंगा और 2 बार रिवीजन करूंगा, ठीक है? तो आइए देखते हैं। अगले क्लास पोर्टर्स 5 फोर्सेस पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या बोलता है। मेरे साथ साथ आप लोग बोलेंगे, ठीक है? ऐसे एकदम शांति से बैठे मत रहो। आप लोग जो वीडियो में भी देख रहे हैं क्लासेस, मेरे साथ साथ बोलोगे, चिल्ला चिल्ला के बोलो, कोई शर्म नहीं है। अगर आप जोर जोर से बोलोगे तो याद हो जाता है, मन में मत बोलना। बोलो मेरे साथ, चिल्ला के बोलो। तुम लोग आवाज आ रहे मेरे पास। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस की मैनेजरियल प्रोसेस। इट रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ, क्योंकि यहां पर बहुत सारे मैनेजर्स हैं, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स है, बिजनेस लेवल मैनेजर्स है, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स है। सो देयरफॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द managerial process of, it refers to the managerial process of DSCII. D for developing a strategic vision, setting objectives, crafting a strategy. D for developing a strategic vision, S for setting objectives, C for crafting a strategy. ठीक है? फिर I मतलब क्या हो गया? Implement and evaluating the strategy. और फाइनली आई क्या है? Initiative corrective actions wherever deemed appropriate. तो strategic management refers to the managerial process of DSCII. D for developing a strategic vision, setting objectives, crafting a strategy. फिर I क्या हो गया? Implementing and evaluating the strategy and initiative corrective actions wherever deemed appropriate. Initiating corrective adjustments wherever deemed appropriate. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ DSCII. D फॉर डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, S फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव, C फॉर क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी, I क्या हो गया? इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग द स्ट्रेटेजी, और फिर से I क्या है? इनिशिएटिव करेक्टिव एडजस्टमेंट्स वेरेवर डीम्ड एप्रोप्रिएट। ठीक है? फिर हम लोग क्या किए? पोर्टर्स 5 फोर्सेस में एंटर कर गए, जिसमें स्विचिंग कॉस्ट क्या आप लोगों ने ये समझा। अगर आप किसी एक प्रोडक्ट से किसी दूसरे प्रोडक्ट, किसी एक ब्रांड से किसी दूसरे ब्रांड, किसी एक सर्विस से किसी दूसरे सर्विस, या फिर किसी एक सप्लायर को चेंज करके किसी दूसरे सप्लायर में आप स्विच करते हैं, तो इसका डिसीजन क्या केवल और केवल फाइनेंशियल कॉस्ट के बेसिस पर होता है? कि फाइनेंशियल कॉस्ट के साथ साथ टाइम कॉस्ट भी है, एफर्ट कॉस्ट भी है, कन्वीनियंट कॉस्ट भी है, और इन चारों कॉस्ट के समूह को ही स्विचिंग कॉस्ट कहा जाता है। अब स्विचिंग कॉस्ट आपका हाई भी हो सकता है, स्विचिंग कॉस्ट आपका लो भी हो सकता है। स्विचिंग कॉस्ट हाई होने का क्या मतलब है? स्विचिंग कॉस्ट इज मोर देन बेनिफिट अचीव, जिसके लिए कंपनीज कुछ स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है? ब्रांड हैमरिंग। दूसरा, एग्जिट फीस लगा दो। तीसरा क्या? प्रोडक्ट को डिफरेंशिएटेड बना दो। स्विचिंग कॉस्ट लो होने का क्या मतलब है? कि स्विचिंग कॉस्ट इज लेस देन बेनिफिट अचीव। खत्म हो गया। फिर हम लोग आ गए पोर्टर्स 5 फोर्सेस में, और पोर्टर्स 5 फोर्सेस में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग क्या समझने जा रहे हैं कि माइकल ई पोर्टर ने क्या किया था? एक आर्टिकल लिखा था, हाउ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस शेप स्ट्रेटेजी, जो कि आगे जाकर पोर्टर्स 5 फोर्सेस के नाम से जाना गया। ठीक है? अब पोर्टर्स 5 फोर्सेस में क्या क्या आता है? सबसे पहला, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर,
दूसरा बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, और तीसरा क्या है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। फिर चौथा है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, और पांचवा है नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री। लेकिन फॉर द टाइम बिंग, अभी के लिए हम लोग केवल और केवल तीन फोर्स याद किए हैं। पहला क्या था, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, दूसरा क्या था, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, और तीसरा क्या है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर में हम लोगों ने तीन चीज समझी थी। सप्लायर कौन होता है, सप्लायर वो है जो इनपुट सप्लाई करे टू द प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री। अब एक सप्लायर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री पर क्या क्या प्रेशर क्रिएट कर सकता है, वो अपने इनपुट के प्राइस को बढ़ा सकता है, वो क्वालिटी को गिरा सकता है, और वो अवेलेबिलिटी को गिरा सकता है। लेकिन ये तीनों प्रेशर भी वो कब क्रिएट कर सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस सप्लायर बार्गेनिंग पावर। सबसे पहला कि सप्लायर मार्केट में बहुत कम है, बायर बहुत ज्यादा है। सप्लायर मार्केट में बहुत कम है और बायर बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर सप्लायर जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है वो एकदम हटके हाईली डिफरेंशिएटेड, बोलते दो पॉइंट और दिमाग में आ जाएगा, मतलब उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है और स्विचिंग कॉस्ट हाई है, समझ में। फिर आ जाइए बायर में, तो बायर जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है मेजर पोर्शन ऑफ सप्लायर सेल्स। फिर सप्लायर जो है, सॉरी बायर जो है वो इन्फॉर्मड एडुकेटेड नहीं है, और सप्लायर का इतना ताकत है कि वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सके, और इसका पूरा का पूरा रिवर्स क्या है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। फिर हम लोग थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स में देखें, तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स फ्रॉम अनदर इंडस्ट्री दैट प्रोवाइड सेम और बेटर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जांपल रेड बुल टी कॉफी, येलो रोजेस चॉकलेट्स, वाटर कोल्ड ड्रिंक। नाउ कंडीशंस इन विच थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इज स्ट्रॉन्गर, तो आपका जो प्रोडक्ट है उसके मुकाबले जो बाजार में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है उसका प्राइस ज्यादा रीजनेबल है, उसका क्वालिटी ज्यादा सुपीरियर है, स्विचिंग कॉस्ट लो है। ये तीनों फैक्टर काम कब करेंगे, जब एक्चुअली बाजार में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो, ठीक है। अब मैंने बोल तो दिया, अब एक बार लिख लिख के लर्न करते हैं। देखो हम लोग को याद क्या करना है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस सप्लायर बार्गेनिंग पावर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि सप्लायर के बार्गेनिंग पावर को बढ़ाते हैं। तो यहां पर आप एक बार लिखो सप्लायर, फिर यहां पर लिखो बायर, फिर से यहां पर हम लोग लिखेंगे सप्लायर, और फिर से यहां पर क्या लिखेंगे, बायर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सप्लायर कम है, बायर बहुत ज्यादा है। दूसरा, सप्लायर जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है वो एकदम डिफरेंशिएटेड है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, जिसका स्विचिंग कॉस्ट क्या है, हाई है। तो सप्लायर से आपको ये 4 पॉइंट याद आ जाने चाहिए। अब बायर क्या है कि बायर जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है मेजर पोर्शन ऑफ सप्लायर सेल्स। ये अपना सेट 1 खत्म हो गया। सेट 1 में कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट। 5 पॉइंट किस तरीके से याद हुआ, मैंने एक बार सप्लायर लिखा, एक बार बायर लिखा। सप्लायर के सामने 4 पॉइंट है, बायर के सामने 1 पॉइंट है। अपना आंख बंद करो, याद करो, सप्लायर आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन बायर्स। सप्लायर जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है वो एकदम डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड होने का मतलब भी हो गया कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट बाजार में अवेलेबल नहीं है, और उसमें क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, स्विचिंग कॉस्ट इज हाई। फिर बायर से क्या याद आएगा कि बायर रिप्रेजेंट नहीं करता है मेजर पोर्शन ऑफ सप्लायर से, ठीक है। फिर आ जाते हैं वापस सप्लायर में, तो सप्लायर का इतना दम है कि वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सके, और बायर जो है वो इन्फॉर्म्ड नहीं है, एडुकेटेड नहीं है। यही तो 7 पॉइंट था। और अगर फैक्टर दैट इंक्रीजेस सप्लायर बार्गेनिंग पावर आपने समझ लिया, तो बायर बार्गेनिंग पावर तो पूरा पूरा उल्टा ही है, समझ पा रहे हो। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, 7 पॉइंट है, 5 और 2 का सेट बनाया। सेट 1 में 5 पॉइंट क्या है, किस तरीके से याद किया, एक जगह लिखा सप्लायर, एक जगह लिखा बायर। सप्लायर के सामने हमने पहला पॉइंट क्या लिखा कि सप्लायर्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन बायर्स। सप्लायर जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है वो एकदम डिफरेंशिएटेड है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट बाजार में अवेलेबल नहीं है, स्विचिंग कॉस्ट हाई है। और बायर से क्या याद आता है कि बायर डू नॉट रिप्रेजेंट मेजर पोर्शन ऑफ सप्लायर सेल्स। 5 पॉइंट खत्म। फिर आते हम लोग सेट 2 में, वापस सप्लायर और बायर लिखा।
सप्लायर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सकता है और बायर जो है वो इन्फॉर्म्ड नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है। फिर से बोलो, फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस सप्लायर बार्गेनिंग पावर। 7 पॉइंट है, 5 और 2 का सेट बनाया है। पहला 5 पॉइंट किस तरीके से याद होगा कि एक जगह लिखो सप्लायर, एक जगह लिखो बायर। तो सप्लायर्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन बायर्स। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि सप्लायर जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है वो एकदम डिफरेंशिएटेड है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, स्विचिंग कॉस्ट हाई है। और बायर से क्या याद आता है कि बायर डू नॉट रिप्रेजेंट मेजर पोर्शन ऑफ सप्लायर सेल्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेट 2 में आते हैं। वहां पर फिर से हमने सप्लायर और बायर लिखा, तो सप्लायर से याद आएगा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बायर से क्या याद आएगा, बायर इन्फॉर्म नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। खत्म हो गया। तो फैक्टर दैट इंक्रीजेस सप्लायर बार्गेनिंग पावर जब हम लोगों ने समझ लिया है, याद कर लिया है, तो फैक्टर दैट इंक्रीजेस बायर बार्गेनिंग पावर तो पूरा उल्टा है, उसे याद करवाने का दरकार है क्या? जी नहीं। अब हम लोग क्या याद कर रहे हैं? कंडीशंस जब थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। तो इसमें क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है उसके मुकाबले जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बाजार में अवेलेबल है वो ज्यादा रीजनेबली प्राइस्ड है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? प्राइस। क्वालिटी सुपीरियर है, स्विचिंग कॉस्ट लो है। और ये तीनों कंडीशंस अप्लाई कब करते हैं? जब एक्चुअली बाजार में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो। यही तो था। तो लिख लिख के भी याद करवा दिया, बोल के भी याद करवा दिया। ठीक है, अब एक आखिरी बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं ताकि चाह कर भी आप ना भूल पाए। हम लोगों ने पॉटर्स 5 फोर्सेस में क्या समझा कि माइकल ई पॉटर ने एक आर्टिकल लिखा था, हाउ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस शेप स्ट्रेटेजी, जो आगे जाकर पॉटर्स 5 फोर्सेस के नाम से जाना गया, जिसके अंदर सबसे पहला फोर्स है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, दूसरा फोर्स है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, तीसरा है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स और आखिरी है नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री। तो हर एक फोर्स का इवैल्यूएशन में अपने एंटर कर रहे हैं। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर क्या होता है? जिसमें सप्लायर तो एकदम सिंपल सा बात है, ऐसा कोई जो इनपुट सप्लाई करे टू द प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री। अब सप्लायर एक प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री पे क्या क्या प्रेशर क्रिएट कर सकता है? तो प्राइस को वो बढ़ा सकता है, क्वालिटी को गिरा सकता है, अवेलेबिलिटी को गिरा सकता है। लेकिन ये तीनों प्रेशर कब क्रिएट कर सकता है? तो इसके 7 पॉइंट है जिसे हम लोगों ने 5 और 2 के सेट में याद किया है। तो 5 पॉइंट किस तरीके से याद होगा? हमने सप्लायर लिखा, हमने बायर लिखा। तो सप्लायर से 4 पॉइंट याद आता है कि सप्लायर्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन बायर्स। सप्लायर जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है वो एकदम डिफरेंशिएटेड है, एकदम हटके है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, स्विचिंग कॉस्ट हाई है। बायर से याद आ जाएगा कि बायर डू नॉट रिप्रेजेंट मेजर पोर्शन ऑफ सप्लायर सेल्स। फिर 5 पॉइंट खत्म हो गया। अब आते हैं 2 पॉइंट में। वापस सप्लायर बायर लिखा, सप्लायर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सकता है और बायर जो है इन्फॉर्म नहीं, एजुकेटेड नहीं है। जब बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर खत्म हो गया तो इसका पूरा का पूरा रिवर्स बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर है। फिर हम लोग आ जाते हैं थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स में। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? Substitute products are the products from another industry that provide same or better level of satisfaction. For example, Red Bull tea coffee, Yellow Roses chocolate, water, cold drink, etc. Now, conditions in which set of substitutes is stronger. तो इसमें हम लोग जानते हैं 4 पॉइंट है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके मुकाबले जो बाजार में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है उसका प्राइस ज्यादा रीजनेबल है, उसका क्वालिटी ज्यादा सुपीरियर है, और तीसरा पॉइंट क्या, उसका स्विचिंग कॉस्ट लो है। लेकिन ये तीनों फैक्टर, ये तीनों कंडीशंस काम कब करते हैं? जब एक्चुअली बाजार में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो। तो आज अपने जितना पढ़ना था मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया, याद भी करवा दिया है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है कि एंटायर कोर्स को सिर्फ 5 मिनट, मतलब जो एंटायर कोर्स नहीं, एंटायर क्लास को नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार 5 मिनट देख लेना, तो ग्रिप बहुत अच्छा बन जाएगा। तो आज के लिए टाटा बाय बाय। अपने हेल्थ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, ईट प्रॉपर्ली। ओके, थैंक यू, बाय।